मैं और मेरा दोस्त एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। उसे पवित्र राज्य के लिए आजादी दिलाने वाले हीरो के तौर पर नया जन्म मिला। उसके हाथ में एक पवित्र तलवार थी और लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वहीं दूसरी ओर मुझे एक काल कोठरी में सफेद बालों वाली छोटी कदकाठी की महिला राक्षस के रूप में नया जन्म मिला। न सिर्फ मेरी लंबाई घटकर सिर्फ 1.5 मीटर रह गई थी, बल्कि राक्षस राजा ने मुझे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया था और मुझसे अपने लिए एक छोटा राक्षस वारिस पैदा करने की मांग कर रहा था। भूल भुलैया के अंदर गहराई में बिल्ली के बच्चे जैसी आलसी जमाई के साथ एक ताबूत से गोरा और कोमल पैर बाहर निकला। तुरंत ही मेरे दिमाग में जानकारी का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर को तबाह करने वाले हाई लेवल जादू से लेकर लड़ाई की ऐसी डरावनी तकनीकें जिन पर पहले किसी राक्षस राजा ने महारत हासिल नहीं की थी। अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल मेरे कंधों पर गिर रहे हैं। मेरे सामने का नजारा देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। अरे क्या हम दूसरी दुनिया में नहीं आए थे? मैं आखिर कहाँ हूँ? मैंने अपने छोटे मोटे अंगों को देखा और मेरी सांसें थम गईं। हिस, मेरे हाथ पैर इतने छोटे क्यों हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पिछले जन्म में मैं 20-21 साल का एक जवान आदमी था। अब न सिर्फ मेरी लंबाई 1.6 मीटर से कम हो गई थी, बल्कि मेरी छाती भी उभरी हुई और भरी पूरी हो गई थी। मैंने उलझन में चारों ओर देखा। वहाँ घुप अंधेरा था। ये कैसी जगह है? मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुझे अपने शरीर के निचले हिस्से में एक सिहरन महसूस हुई। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने स्कर्ट पहनी है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। कांपते हुए मैंने अपना छोटा सा हाथ स्कर्ट के नीचे डाला और घबराहट में टटोलने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो गायब हो गया था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। वो चीज गायब हो गई थी। मेरा छोटा भाई गायब हो गया था। रुको, ये ठीक नहीं है। देवी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने अविश्वास में अपना सिर पकड़ लिया। अचानक काल कोठरी में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड फैल गई। मेरे गले से बिल्ली के बच्चे जैसी घबराहट भरी चीख निकल गई। अपनी प्यारी सी आवाज पर शर्मिंदा होने से पहले ही अंधेरे में 2 लाल रोशनी चमक उठी। लड़ने की आदत के कारण मैंने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच ली और बचाव की मुद्रा अपना ली। हालांकि ये हरकत मुझे भी बहुत प्यारी और बेनुकसान लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से मैंने ऊंची बच्चों जैसी चीख निकाली, तुम कौन हो? दूर रहो। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही आसपास का अंधेरा पूरी तरह छट गया। शानदार काले लिबादे में लिपटा एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। वो डरावनी काली धुंध से घिरा हुआ था और उससे मौत जैसा एहसास हो रहा था, जो सभी जीवित प्राणियों को दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा, जबकि मैं कांप रही थी। वो एस्मोडियस था, डेमन किंग, इस जमीन का भूत और भविष्य का शासक। मेरी आंखें डर से फटी रह गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीधे डेमन किंग के पास पहुंच जाऊंगी। न सिर्फ मैं एक औरत बन गई थी, बल्कि एक सक्यूबस भी, लचीली और आकर्षक। मेरे पीछे हिलती हुई दिल के आकार की नोक वाली काली पूंछ इस बात की पुष्टि कर रही थी। इसी बीच डेमन किंग क्रिस्टल ताबूत की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा। उसके भारी दबाव ने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और मैंने एक हाथ से दीवार का सहारा लिया। फिर एक पल में डेमन किंग ने अपना हाथ उठाया, धड़ाम, और अपनी मोटी मजबूत हथेली को अपने सिर के ठीक बगल में दीवार पर दे मारा, जिससे मैं बुरी तरह कांप उठी। उसकी ठंडी आवाज फिर गूंजी, अपने सील तोड़ने का रास्ता खोजने और अनंत युगों की बोरियत दूर करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाने के लिए एक प्राचीन वर्जित मंत्र का इस्तेमाल किया है। एस्मोडियस ने धीरे से अपना सिर नीचे किया। उसकी गर्म सांसें मेरे संवेदनशील कान पर महसूस हुई, जिससे मेरे गाल लाल हो गए। अब से तुम सिर्फ मेरी हो। मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं इस दुनिया में आई ही इसीलिए थी कि डेमन किंग की गुलाम बन जाऊं। क्या वो सच में मेरे साथ वही करने की योजना बना रहा था? तभी डेमन किंग ने एक ऐसा आदेश दिया जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। उसकी आवाज में बिना किसी सवाल के अधिकार झलक रहा था। अगले शब्दों ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मेरे बच्चे को जन्म दो अभी। जैसे ही उसने ये कहा, उसके विशाल काले पंख फैल गए, जिससे रोशनी की आखिरी किरण भी छिप गई। उसके ठंडे होंठ मेरे होठों के बस कुछ इंच दूर थे, लेकिन जैसे ही उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर के बहुत छोटे हिस्से जितनी रह गई, मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारे साथ कौन बच्चा पैदा करना चाहेगा? शर्म ने तुरंत मेरे डर पर काबू पा लिया। मैं अचानक आगे बढ़ी। मुझे अपनी आंखों से एक शानदार बैंगनी रोशनी निकलती हुई महसूस हुई और मेरे होठों से अपने आप एक काला जादू वाला मंत्र निकला। 8वें स्तर का जादू, वॉइड फ्लेयर। भाड़ में जाओ तुम हवस के पुजारी। काल कोठरी में तुरंत बैंगनी काली लपटों का धमाका हुआ। उस भयानक झटके से एस्मोडियस पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन मैं यहीं नहीं रुकी। आक्रमण जारी रखते हुए मैंने पीछे की ओर छलांग लगाने के लिए उस झटके का इस्तेमाल किया और बिना किसी रोक टोक के कई उच्च स्तरीय मंत्र छोड़ दिए। शैडो स्पीयर, कोरोसिव पॉइजन मिस्ट, चेन मैजिक ब्लास्ट। पूरी जमीन के नीचे बनी भूल भुलैया जोर से हिलने लगी। 1 मिनट बाद जोर जोर से हाफते हुए मैंने सामने छाए घने धुएं और धूल को ध्यान से देखा। इससे तो उसका काम तमाम हो जाना चाहिए था। मुझे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश इस जन्म में तो नहीं। मेरे होठों पर जीत की मुस्कान खिल उठी, लेकिन जैसे ही धूल बैठी मेरी मुस्कान गायब हो गई। वो विशालकाय झटका अभी भी नहीं खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह सुरक्षित थे। एस्मोडियस ने एक भौं ऊपर उठाई। उसकी आंखों में मजाक का भाव था। इसीलिए प्राचीन जादू पर रोक लगाई गई थी। एक बुलाया गया उच्च स्तरीय साथी, जिसके पास इतनी मजबूत आजादी हो, जो अपने मालिक के अनुबंध के आगे झुकने से भी इनकार कर दे। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खिल उठी। कोई बात नहीं, ऐसे में मैं तुम्हें मारकर ही काबू में करूंगा। मैं हैरान रह गई। बिना किसी चोट वाले डेमन किंग को घूरती हुई, बिल्कुल बेअसर,
वे मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि एक शहर को तबाह कर सकते थे, फिर भी उसके लिए वो बस गुदगुदी जैसे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, डेमन किंग तुरंत आगे बढ़ा, पीछे बस अपनी एक धुंधली सी छवि छोड़ गया। एक भयानक जोरदार दबाव मुझ पर पड़ा और डर के मारे मेरी पूंछ अपने आप ऊपर की ओर मुड़ गई। मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। मैंने जल्दी जल्दी अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए, बिजली की तेजी से हवा में इशारे बनाए। आयरन स्किन, इनहांस्ड डायनामिक विजन। मैंने एक ही सांस में खुद पर 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र बर्स्ट लगाए और अपने शरीर में जोरदार ताकत दौड़ती हुई महसूस की। मेरा डर तुरंत आत्मविश्वास में बदल गया। मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, मरो। पीछे हटने के बजाय मैं सीधे डेमन किंग की ओर काली रोशनी की लकीर की तरह झपटी। मुक्के और लाते जोरदार ढंग से टकरा रहे थे। घने अंधेरे भूल भुलैया में दोनों आकृतियां इतनी तेजी से लड़ रही थीं कि नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। मैं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हर मुक्के से सोनिक बूम जैसी आवाज निकल रही थी। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। मुझे लगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतनी ताकत से मैं अपने नंगे हाथों से एयरक्राफ्ट कैरियर के टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, तो क्या मैं एक मामूली डेमन किंग को नहीं हरा सकती थी? मरो। अचानक मैंने अपनी डेमन वाली ताकत पूरी तरह बाहर निकाल दी। मेरे शरीर से अजीब बैंगनी चमक निकल रही थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए मैंने काले जादू से लिपटे अपने हाथ से एस्मोडियस के चेहरे पर पंजा मारने की कोशिश की। दफा हो जाओ कमीने। मैं बहुत करीब थी, बस थोड़ा सा और मैं उसका वो खूबसूरत चेहरा नोच सकती थी। लेकिन अगले ही पल मेरे से पहले ही सैंड बैग जितने बड़े मुक्के ने हमला कर दिया और बेरहमी से मेरे चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। ऐसा लगा जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। मेरे छोटे छोटे हाथ बेतहाशा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उसके चेहरे से पूरे 20 सेंटीमीटर दूर थी। इस बीच एस्मोडियस का लंबा हाथ पहले ही सही निशाने पर लग चुका था। धत तेरी थी। पीछे की ओर उड़ते हुए मेरे दिमाग में बस यही एक ख्याल आया, दुश्मन को छुए बिना ही मार खा जाना। 1.90 मीटर लंबे व्यक्ति का सामना करते समय 1.560 मीटर की ऊंचाई का यही दुखद नतीजा है। मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। धड़ाम। 5वीं हार। मैं हवा में एक बेबस सा घेरा बनाती हुई ठीक उसी काले क्रिस्टल ताबूत के अंदर गिरी। दर्द से मेरी सिसकी निकल गई। जैसे ही मैंने बाहर निकलने के लिए खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, पहाड़ जितने भारी वजन ने मेरी पीठ पर आ गिरा। एस्मोडियस ने सचमुच अपना पैर सीधे मेरी नाजुक पीठ पर रख दिया। हड्डियों के टूटने का भयानक स्वर गूंजा और मैं पूरी तरह क्रिस्टल ताबूत में गिर गई। मेरे हाथ पैर फैल गए। मेरी स्कर्ट जो पहले से ही बहुत छोटी थी अब पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई और मैं दब गई, हिल भी नहीं पा रही थी। वो आदमी बहुत ताकतवर था। मैंने दांत पीसे और पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन मैं कोई खास मुकाबला नहीं कर पाया। मेरे पास अजब्य ताकत थी, फिर भी मैं रूपांतरण के बाद मिले पहले व्यक्ति को क्यों नहीं हरा पाया? ये बात बिल्कुल समझ से परे थी। तभी मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई, क्योंकि एक ठंडी जादुई तलवार मेरी गोरी गर्दन पर दबाई गई। ये डार्क एनर्जी से बना हथियार था और एक भयानक जानलेवा इरादा तुरंत मेरे शरीर में दौड़ गया। एक अजीब सा डर मन में भर गया, जिससे मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। एस्मोडियस ठंडी आवाज में बोला, हार मान लो या मर जाओ। फिर उसने अपने पैर का दबाव बढ़ाया और मेरे नाजुक चेहरे को क्रिस्टल के ताबूत की ठंडी अंदरूनी दीवार पर कुचल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुड़ते ही मुझे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। एक गर्वित व्यक्ति की आत्मा को इस तरह पैरों तले रौंदा जाना पूरी तरह से शर्मनाक था। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गई और मैंने मन ही मन उस आदमी को मारने की कसम खाई। मेरी खामोशी देखकर एस्मोडियस ने उपहास करते हुए कहा, हार मानने से इनकार? ठीक है। उसने काली तलवार ऊपर उठाई। हवा को चीरती हुई उसकी भयानक आवाज मानो वो आत्मा को ही काट देगी तेजी से गूंजी। तलवार को नीचे आते देख मेरी नजर धुंधली हो गई और मेरे पैर अकड़ गए। सम्मान, हिम्मत, उस पल सब कुछ हवा में उड़ गया। बस जिंदा रहना ही मायने रखता था। मैंने घबराकर जमीन पर हाथ मारा और चिल्लाई। मेरी आवाज आंसुओं से भरी थी, नहीं, मुझे मत मारो। फिर भी तलवार तेजी से नीचे आई। बिल्कुल आखिरी पल में मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। ठीक है मास्टर, मेरी गलती थी। मौत की गंध वाली काली तलवार मेरी गर्दन से बस 1 मिलीमीटर की दूरी पर अचानक रुक गई। मैं ताबूत में पड़ी हाँप रही थी, जबकि मन ही मन गुस्से में चिल्ला रही थी, ये कैसी सबसे ज्यादा युद्ध शक्ति है? मैं तो अपने सामने आने वाले पहले दुश्मन को भी नहीं हरा पा रही हूँ। ये देखकर कि मैंने पूरी तरह से हार मान ली है, एस्मोडियस ने बेरुखी से नाक से आवाज निकाली और उसके हाथ में मौजूद जादुई तलवार काले धुएं में बदल गई। क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। अब से तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो। तुम्हें खाने पीने, कपड़ों और रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखना होगा और साथ ही बच्चे पैदा करने होंगे। ये सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल तेजी से दौड़ने लगे। मैंने खास तौर पर सबसे ज्यादा ताकत मांगी थी ताकि मैं एक अजय हीरो यानी एक ड्रैगन ओवरलॉर्ड के तौर पर दूसरी दुनिया में जा सकूं। लेकिन पहले ही दिन मुझे किसी और के लिए काम करना पड़ रहा था, और कोई मामूली काम नहीं बल्कि एक नौकरानी का। वैसे क्या वो अपना पैर हटा सकता है? इस तरह पैर के नीचे कुचले जाने से सच में बहुत दर्द हो रहा था। अपने नीचे हल्का सा विरोध महसूस करके एस्मोडियस को आखिरकार मुझ पर तरस आया और उसने अपना पैर हटा लिया। फिर उसने मुझे ऐसे बाहर खींचा जैसे मैं कोई मामूली चूजा हूँ। मैं चीख पड़ी
और जल्दी से अपनी बिखरी हुई स्कर्ट ठीक की। डरी हुई होने के बावजूद मुझ में उत्सुकता भी थी। मैं झिझकते हुए अपना छोटा सा हाथ उठाए बिना नहीं रह पाई। नौकरानी बनने से पहले क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? ये जगह कहाँ है? क्या ये तुम्हारा महल है? ये इतना डरावना क्यों लग रहा है? एस्मोडियस थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी लाल आंखों में उदासी और नफरत की एक झलक दिखी। ये एक पिंजरा है। एस्मोडियस, जो कभी सभी राक्षसों को एकीकृत करने वाला सबसे शक्तिशाली शासक था, के पास इतनी अपार शक्ति थी कि पाखंडी जातियां उससे डरती थीं। 300 साल पहले 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी जातियों ने मेरे खिलाफ एक घटिया गठबंधन बनाया। उन्होंने ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं का अंत नाम का एक ऐसा जाल तैयार किया जिसका कोई तोड़ नहीं था, और बड़ी मुश्किल से मुझे एबिस डंजन के सबसे गहरे हिस्से में कैद कर पाए। इस बात पर उसने अपना सिर घुमाया और मुझे ठंडी बेपरवाह नजरों से देखा। सदियों तक मैं सोता रहा और ताकत इकट्ठी करता रहा, और कुछ दिन पहले ही पूरी तरह जागा। मुझे एहसास हुआ कि अकेले रहना बहुत बोरिंग है और कैद तोड़ने के लिए असलियत और भ्रम के बीच एक खास संतुलन की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक प्राचीन वर्जित कला का इस्तेमाल करके बुलाया। ये सुनकर मुझे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह आदमी शुरू से ही वासना से भरा हुआ था और लगातार बच्चे पैदा करने की बातें कर रहा था। वो 300 सालों से किसी औरत से मिले बिना अकेला रह रहा था। वो अकेलेपन से लगभग मर ही रहा था। या जरूर, जैसे मैं सच में इस बात को समझ सकता हूँ। मैंने मन ही मन खुद को जोर से थप्पड़ मारा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक बिल्कुल भोला भाला रोमांटिक इंसान था जिसने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था। आखिर दूसरी दुनिया में आते ही मुझे सदियों पुराने किसी बूढ़े के साथ इतने करीब क्यों आना पड़ा? क्या मुझे कम से कम कोई प्यारी लड़की नहीं मिल सकती थी? सांवली लड़की भी चल जाती। अचानक मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया। उस सफेद खाली जगह में मैंने देवी से जो इच्छा की थी वो अचानक मेरी आंखों के सामने कौंध गई। हैंडसम, ताकतवर और महिलाओं को आकर्षित करने वाला बनना और अपनी जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाना। फिर भी असलियत शुरू से ही हेल मोड जैसी थी। मुझे डेमन किंग से अपनी वर्जिनिटी बचानी थी। गुस्से में मैंने अपने दांत भींचे। काश मैं वापस स्वर्ग जाकर उस मुस्कुराती हुई चालाक देवी के टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सोच पाता, अचानक एक मजबूत हाथ ने मेरी कमर को जकड़ लिया। मैं चौंक कर रह गई। जैसे ही एस्मोडियस ने मुझे जोर से अपनी बाहों में खींचा, मेरे पैर जमीन से उठ गए। डेमन किंग नीचे झुका और हमारी नाकें लगभग एक दूसरे को छूने लगी। तो क्या सोच रहे हो? कुछ कह क्यों नहीं रहे? उसके जबरदस्त और दबाव डालने वाले सवालों का सामना करते हुए मेरे पसीने छूट गए। हमारे साइज में इतना बड़ा फर्क था कि दम घुट रहा था। मुझे लगा जैसे वो किसी भी पल मुझे पूरा निगल जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मुझे बात बदलनी थी और समय निकालना था। तेजी से सोचते हुए मैंने आंखें घुमाई और जबरदस्ती मुस्कुराया। तो लॉर्ड डेमन किंग, अगर आप सील तोड़कर बाहर निकले तो आपका क्या प्लान है? एस्मोडियस ने नाक से आवाज निकाली जैसे जवाब बहुत साफ हो। बदला, जाहिर है मैं उन दर्जनों मुख्य जातियों को पैरों तले रौंद दूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक फाइनल बॉस होता है। मैंने मन ही मन अपने माथे पर हाथ मारा और मेरे मुंह में कड़वाहट भर गई। मैंने खुशामद भरा चेहरा बनाया और खुद को छिपाने की कोशिश की। शायद मसाज हैमर का इस्तेमाल करके अपनी उपस्थिति कम करने की कोशिश की ताकि भागने का मौका मिल सके। लेकिन अगले ही पल एस्मोडियस ने हमला कर दिया। उसने मेरी सुराहीदार ठुड्डी को ऐसी पकड़ में जकड़ लिया जो कठोर भी थी और कुछ इशारा भी कर रही थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। मेरी पिछली नाकामी ने मुझे एहसास दिलाया कि भगवान जैसी ताकत होने के बावजूद कोई चींटियों के झुंड से भी हार सकता है। उसकी नजर अचानक जुनूनी हो गई। इसीलिए मैंने सबसे बेहतरीन वारिस पैदा करने का फैसला किया। जिसका खून मेरे जैसा हो, सिर्फ वही मेरे साथ खड़ा हो सकता है। अब से मेरी संतान और मैं इस दुनिया पर राज करेंगे। मेरी सांसें अटक गई। इतनी सब बातों के बाद बातचीत फिर से बच्चे पैदा करने पर आ गई थी। एस्मोडियस ने मेरे गाल नोचे जिससे मेरे होंठ बाहर की ओर खिंच गए। डर के मारे मेरी आंखें फैल गईं। मैंने अपने कमजोर हाथों से उसके सीने को जोर से दबाया और पूरी ताकत से संघर्ष किया। रुको जरा, ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। क्या हमें डेट वगैरह से शुरुआत नहीं करनी चाहिए? मैं रीबॉर्न होते ही अपनी वर्जिनिटी नहीं खोना चाहती। लेकिन तभी मेरे अंदर मौजूद सक्यूबस का खून मुझे पूरी तरह धोखा दे गया। डेमन किंग के डरावने प्रभाव से दबकर मेरा शरीर अपने आप ढीला पड़ गया और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पूरी तरह समर्पण करने की एक लहर मुझ पर छा गई जिसने तेजी से मेरी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। अपने सामने उस जबरदस्त हैंडसम चेहरे को देखते हुए मुझे आकर्षण की एक दुखद अनचाही हलचल महसूस हुई। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना होश खो बैठूंगी। निराशा में आंखें कसकर बंद करते हुए मेरी आंखों के कोनों में आंसू आ गए और मैं उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो गई जो मुझे तहस नहस करने वाला था। समय जैसे थम गया था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मैंने अपने होठ को जोर से काटा और मेरे दिमाग में अनगिनत ऐसी तस्वीरें घूमने लगी जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ वो कठोर हिंसक आक्रमण कभी नहीं हुआ जिसकी मुझे आशंका थी।
धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली और पाया कि एक बड़ा गर्म और थोड़ा सूखा हाथ धीरे से मेरा हाथ थामे हुए है। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थीं और उसने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। मुझे गहरी सुरक्षा का एहसास हुआ। मैं उसी मुद्रा में जमी रही, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हूँ, पूरे आधे मिनट तक। जब मुझे यकीन हो गया कि अब और कोई हरकत नहीं होने वाली, तब मेरी लंबी पलकें फड़फड़ाई और मैंने सावधानी से एक आंख खोली। मेरे सामने एस्मोडियस का चेहरा था, गंभीर और पवित्र। वो बहुत गंभीर लग रहा था, मानो कोई पवित्र रस्म निभा रहा हो। वो सीधा और तन कर खड़ा था और उसने पूरी ईमानदारी और गरिमा के साथ मेरा हाथ थामे हुए था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, लॉर्ड डेमन किंग, आप असल में क्या कर रहे हैं? एस्मोडियस ने तुरंत अपनी भौंरी खिकोड़ ली। ऐसा लगा जैसे उसे बुरा लगा हो कि मैं इतनी जाहिर सी बात पूछ रहा हूँ। आखिर तुम किस बारे में सोच रही? महाराज डेमन किंग, मुझे आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई, मैंने डरते डरते कहा। एस्मोडियस ने अपनी भौएं सिकोड़ी और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। बच्चा पैदा करने के लिए बहुत करीबी शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है। तर्जनी उंगली दिल से जुड़ी होती है। हाथ पकड़ना बच्चा पैदा करने का सबसे असरदार तरीका है। अगर ये जुड़ाव टूट जाए तो पैदा होने वाला बच्चा शायद उतना मजबूत ना हो। मेरा मुंह बेकाबू होकर फड़कने लगा। बाहर से तो मैं शांत और आज्ञाकारी बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ा रही थी। आखिर ये मासूम भोला भाला कुमारा कहाँ से आ गया? तर्जनी उंगली दिल से जुड़ी होती है? अरे हद है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 300 सालों से उसने सिर्फ साधना और लड़ाई झगड़ा ही किया हो और रोमांस के लिए बिल्कुल भी समय ना निकाला हो? ये सोचते हुए और एस्मोडियस के हैंडसम चेहरे को देखते हुए, जिस पर एक तरह की मासूम भोली भाली बेवकूफी झलक रही थी, मुझे सच में उस पर तरस आया। लेकिन ये बहुत मजेदार भी था। अपनी हंसी रोकना आसमान पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। फिर भी मैंने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। चूंकि उसे आम समझ बूझ की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे असल में वो काम करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक मैं मुंह बंद रखती, उसे कभी पता नहीं चलता कि बच्चे असल में कैसे पैदा होते हैं। संकट टल गया। मेरा आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। मैंने अपने खाली हाथ से अपने शरीर को टटोला और फिर संघर्ष करते हुए अपनी छाती के बीच से एक स्मार्टफोन निकाला। महाराज डेमन किंग, हाथ पकड़ने से हमारी बातचीत तो नहीं रुकेगी ना? आप हाथ पकड़े रहिए, तब तक मैं घर पर एक जरूरी कॉल कर लेती हूँ। उस चमकते हुए काले आयताकार डिब्बे को देखकर एस्मोडियस की आंखों में थोड़ी उलझन दिखी, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया। मैंने जल्दी से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और वहाँ मौजूद एकमात्र एंट्री को ढूंढा। बिना एक पल की भी देरी किए मैंने नंबर डायल किया। 3 रिंग के बाद कॉल लग गई। रिसीवर से एक बहुत ही सुस्त, आकर्षक और कामुक आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया और अचानक स्टैंडर्ड मैंड्रिन में बोल पड़ा, तुम कौन हो? कोई औरत क्यों बोल रही है? सेक्शन चीफ सॉन्ग कहाँ है? हैरानी की बात ये थी कि थोड़ी देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से हैरानी भरी चीख सुनाई दी। अरे बाप रे, ओल्ड दुहान, तुम भी औरत बन गए? और तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम एक छोटी लॉली बन गई हो। ये सुनकर मैं गुस्से से तिलमिला उठा। पता चला कि उस चिढ़ाने वाली देवी ने हमारे साथ मजाक किया था। मैंने बस जेंडर बताना भूल गया था और उसने हम सबको लड़कियां बना दिया था। अब मैं किसी अमीर और खूबसूरत लड़की से शादी करके जिंदगी में ऊंचा मुकाम कैसे हासिल करूंगा? हम दोनों चीनी भाषा में गुस्से में बात कर रहे थे, तभी डेमन किंग, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था, आखिरकार मुंह खोला। भौएं सिकोड़ते हुए उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? उस काले डिब्बे से इंसानी आवाज क्यों आ रही है? वो कौन सी भाषा है? मैं असलियत में वापस आया। मैं बातचीत में इतना खो गया था कि मेरे ठीक बगल में खड़े गॉड ऑफ स्लॉटर को मैं लगभग भूल ही गया था। मेरी नजरें तेजी से इधर उधर घूमी और मैंने तुरंत डेमन किंगडम की आम भाषा में कुछ मनगढ़ंत बात कहनी शुरू कर दी। क्योंकि मुझे अचानक बुलाया गया था, इसलिए मैं अपने घर वालों को ये बताने के लिए कि मैं सुरक्षित हूँ, अपने होम टाउन से एक लंबी दूरी का टेलीपैथिक मंत्र इस्तेमाल कर रहा था। वो बस सक्यूबस शाही परिवार की एक बोली थी। ये बिल्कुल सामान्य है कि आप इसे नहीं समझ पाए। इस बात पर एस्मोडियस ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और उस छोटे काले डिब्बे को सोच समझ कर देखने लगा। मैंने हाँ में जोर जोर से सिर हिलाया, फिर जल्दी से अपना ध्यान वापस फोन पर लगाया। बकवास बंद करो ओल्ड सॉन्ग। मैं ना सिर्फ एक अथल काल कोठरी में फंसा हुआ हूँ, बल्कि चू नान का वो सनकी डेमन किंग भी मेरे हाथ से चिपका हुआ है और मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम्हारे हालात कैसे हैं? अगर सब ठीक है तो जल्दी से किसी को मुझे बचाने के लिए भेजो। फिर भी इस बेताब गुहार के बावजूद दूसरी तरफ से आने वाली आवाज बहुत हिचकिचाने लगी। इसी बीच सीन अचानक होली किंगडम के शाही बाथ हाउस में बदल गया। महंगे गुलाब की पंखुड़ियों से भरे एक बड़े से पूल से भाप उठ रही थी, जिसमें ओल्ड सॉन्ग, जो अब एलिसिया के लूप में था, मजे से नहा रहा था। कम कपड़ों में सजी धजी 1 दर्जन से ज्यादा युवा और सुंदर दासियां पास ही घुटनों के बल बैठी थीं। उनके हाथों में फलों की प्लेटें और तौलिए थे और वे हर पल सेवा के लिए तैयार थीं। लॉर्ड हीरो, आप किससे बात कर रहे हैं? एक निडर दासी ने शर्माते हुए और पास झुककर पूछा। उसकी आवाज धीमी और चंचल थी। कुछ नहीं, मैं बस एक देवता से बात कर रहा हूँ। चुप रहो, एलिसिया ने लापरवाही से झूठ बोला, जिससे दासियां घबराकर पीछे हट गईं। फिर एलिसिया ने फोन उठाया और सवाल को टालते हुए अस्पष्ट लहजे में कहा, असल में मेरी तरफ बहुत बुरे हालात हैं। मुझे औरत बनने की बिल्कुल आदत नहीं है और मुझे समनिंग रिचुअल की तैयारी के लिए नहाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो तुम्हारी तरफ जो डेमन किंग है वो अच्छा है या बुरा? अगर उससे काम ना बने तो उससे दोबारा पूछना। 1 सेकंड रुको, मैंने अपने भौहें सिकोड़ी। ओल्ड सॉन्ग, साफ साफ बताओ, उस लड़की का क्या चक्कर था?
जिसने फर्जी मैसेज भेजा था। एक लड़की ने तुम्हें लॉर्ड हीरो कहा और पूछा कि क्या तुम संतुष्ट हो, क्या तुम्हें पैशनेट हीरो का रोल नहीं निभाना था। ये हरम स्टोरी में कैसे बदल गई? असल में दूसरी तरफ से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। आखिरकार मैं हीरो हूँ। होली किंगडम ने मेरे नहाने की सेवा के लिए कई लोगों का इंतजाम किया था, मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता था। गुस्से से मेरी आंखें लाल हो गई थी। उनमें चमक रही लाल रोशनी डीमन किंग की आंखों की चमक से भी ज्यादा तेज थी। क्यों? हम सभी को लड़कियां बना दिया गया था, तो फिर उसे गुलाब की पंखुड़ियों वाले बाग में नहाने और सम्राट जैसी सेवा पाने का मौका कैसे मिला, जबकि मैं एक अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में एक विकृत सोच वाले डीमन किंग की आज्ञाकारी दासी बनकर सेवा करने को मजबूर थी। हमारे साथ हुए इस भेदभाव ने मुझे भड़का दिया। मैंने फोन पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, सॉन्ग, एक हीरो को तो मुश्किलों का सामना करना और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम तो शुरुआती गांव से निकले भी नहीं और अभी से ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता? खैर, जो है उसी का फायदा उठा लेना चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे दांत किटकिटाने लगे, लेकिन इससे पहले कि मैं और चिल्लाने के लिए कुछ सोच पाती, अचानक मेरा हाथ हल्का हो गया। फोन, मेरी लाइफलाइन मुझसे छीन लिया गया था। तुम बहुत जोर से बोल रही हो, कान फटने लगते हैं। एस्मोडियस ने गुस्से में भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में साफ बेताबी झलक रही थी। उसने फोन को हल्का सा हिलाया और रूखेपन से कड़े शब्दों में कहा, ध्यान दो, हम एक पवित्र प्रजनन रस्म के बीच में हैं। उसके आकर्षक चेहरे को देखकर, जो अहंकारी आत्मविश्वास से भरा था, मुझे घोर लाचारी महसूस हुई। मेरा स्मार्टफोन ही मेरा एकमात्र सहारा था। मैं उसे इतनी आसानी से छीनने नहीं दे सकती थी। अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने अपने होठों को एक प्यारी सी सक्यूबस मुस्कान में बदल लिया। ओह डेमन किंग महाराज, लगता है आपको पता नहीं है, हाल की शारीरिक शोध के अनुसार अगर दो दिलों में सचमुच तालमेल हो तो बच्चा पैदा करने के लिए बस 1 मिनट तक हाथ पकड़ना ही काफी है। एस्मोडियस तुरंत हिचक गया। तो ऐसा है, बस 1 मिनट? मैंने जोर से सिर हिलाया। हैरानी की बात ये थी कि डेमन किंग सचमुच गहरी सोच में डूब गया और फिर उसने मेरा वो हाथ छोड़ दिया जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। मैं बहुत खुश हुई और अपना फोन वापस लेने ही वाली थी कि एस्मोडियस ने उसे अपने लबादे में रख लिया। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी। मैं डर के मारे पीछे हट गई और उसके हाथ में मौजूद फोन को ललचाई नजरों से देखते हुए धीरे से पूछा, तो महाराज, क्या आप मुझे फोन वापस दे सकते हैं? एस्मोडियस ने भौहें ऊपर उठाई। चूंकि तुम पहले से ही गर्भवती हो, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता कि तुम भागने के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क करो। बच्चा पैदा होने के बाद ही मैं इसे वापस करूंगा। मैं सन्न रह गई। बच्चा पैदा करना? समस्या ये थी कि मैं बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती थी। अपना फोन वापस पाने की बेताबी में मैंने अपनी झुंझलाहट को दबाया और दुखी चेहरा बनाते हुए होठ लटका लिए। लेकिन डेमन किंग महाराज, मैंने अभी तक अपने परिवार को कुछ नहीं बताया है। अगर आप इसे वापस नहीं देंगे, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, काल कोठरी की गहराइयों से एक जोरदार दहाड़ गूंजी, जिससे जमीन जोरों से हिलने लगी। डर के मारे मैंने अपना सिर पकड़ लिया और डेमन किंग के पीछे छिप गया। क्या हो रहा है? भूकंप? लेकिन डेमन किंग अजीब तरह से शांत रहा। वो भूल भुलैया के बीचों बीच अंधेरे में ध्यान से देख रहा था। ये भूकंप नहीं है, कोई परेशान करने वाला जीव आ रहा है। परेशान करने वाला जीव? तभी कांपते हुए काल कोठरी में एक कर्कश डरावनी महिला की आवाज गूंजी, लॉर्ड डेमन किंग, हे। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो अनगिनत बदला लेने वाली आत्माओं की एक साथ फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी गूंज थी। हे, मैं तुम्हारे साथ फिर से खेलने आई हूँ। उस डरावनी हंसी के साथ काल कोठरी के गहरे अंधेरे में अचानक हलचल हुई और तापमान एक पल में जमने लायक ठंडा हो गया। पत्थर की दीवारों की दरारों से तेजी से काला धुआं निकलने लगा। कुछ सेकंड में ही एक विशाल काला गोला, जो आसानी से 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था, बन गया, जिससे एक डरावना दबाव महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत एस्मोडियस के पीछे भागा, उसका लबादा कसकर पकड़ लिया और अपनी डरी हुई लाल आंखों से बाहर झांकने लगा। आखिर वो चीज क्या है? वो तुम्हारे लिए आया है, एस्मोडियस ने शांति से कहा। वो अबिस का वार्डन है, जिसने वू को कैद किया था। उसने ही इसे बनाया था ताकि वो भाग न सके। चूंकि उसका कोर उसका असली रूप नहीं मिल सकता, इसलिए उसे चाहे जितनी बार मारा जाए, वो जादू का इस्तेमाल करके बार बार खुद को बना लेता है। वो एक मक्खी की तरह है, जो वू को परेशान करने के लिए लगातार उसके आसपास भिनभिनाती है। मैं हैरान रह गया। ये चीज असल में एक शरारती मॉन्स्टर था, जिसे खास तौर पर सिस्टर वू को परेशान करने के लिए बनाया गया था। मैं क्या करूं? मैंने घबराहट में लबादे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तभी एस्मोडियस ने ठंडी आवाज में नाक से हवा छोड़ी और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली से काले और लाल जादुई ऊर्जा की एक डरावनी लहर निकली, जिसके साथ एक तीखी गूंजती हुई आवाज भी थी। बेशक मैं उसे फिर से मार डालूंगा। अपनी खींच निकालने का ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन तभी काले गोले की सतह पर अचानक एक दरार पड़ गई, जैसे तूफान की ताकत से कोई चीज फट गई हो। उस मॉन्स्टर ने चीखते हुए दहाड़ लगाई, लॉर्ड एस्मोडियस,
तुम हमेशा मेरे प्रति इतने दुश्मन जैसे क्यों रहते हो? फिर भी मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करता हूँ। सदियों से मैंने तुम्हें खा जाने और तुम्हारे साथ एक हो जाने की इच्छा को दबा कर रखा है। अफसोस कि तुम्हें जागना ही पड़ा। उसके पीछे छिपी हुई मैं अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। हे भगवान, इस मॉन्स्टर की बातें तो डेमन किंग से भी ज्यादा ड्रामेटिक और अजीब है। मैंने स्थिति का अंदाजा लगाया। इस मनहूस जगह पर एक भी सामान्य इंसान नहीं था। मुझे यहाँ से चुपके से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। एस्मोडियस का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। उसने अपनी तलवार निकालने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने हवा में उस विशाल काले गोले की ओर अपना हाथ कसकर बंद कर दिया। बहुत शोर है, गायब हो जाओ। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की, हवा में से एक विशाल काला शैतानी पंजा प्रकट हुआ और उसने जबरदस्त ताकत से उस काली परछाई पर हमला किया। ये बेकार है, मैं यहाँ अमर हूँ। वो विशाल गोला तुरंत फट गया। वो न केवल बच गया बल्कि अनगिनत गहरे काले टेंटिकल्स में बदल गया जो मूसलाधार बारिश की तरह एस्मोडियस की ओर तेजी से बढ़े। मामूली चाले। एस्मोडियस बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके शरीर से काली ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो तुरंत एक दिखाई देने वाले फोर्स फील्ड में बदल गया। अनगिनत टेंटिकल्स उससे टकराए और एक ही पल में टूटकर बिखर गए। इसके तुरंत बाद डेमन किंग ने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया और काली ऊर्जा की एक अर्धचंद्राकार लहर छोड़ी जिसने काल कोठरी की जगह के ताने बाने को ही चीर दिया। एक तीखी दर्दनाक चीख के बीच वो विशाल और ना रुकने वाली काली परछाई असल में कमर से ऐसे कट गई जैसे टोफू काटा जा रहा हो। उस भयानक शॉक वेव ने मुझे जो पीछे छिपी हुई थी जमीन पर गिरा दिया। मैं वहाँ हैरान परेशान बैठी रही। मेरे होंठ कांप रहे थे। अरे बाप रे, क्या वो कोई अल्टीमेट मूव था या बस एक साधारण हमला? मेरी यादों के अनुसार मुझे एक टॉप लेवल टियर 9 योद्धा होना चाहिए था। फिर भी डेमन किंग की ताकत का स्तर बिल्कुल अलग ही था। क्या वो मैक्स लेवल का कोई शक्तिशाली योद्धा हो सकता है? मुश्किल से आधे मिनट में वो काली परछाई जो पहले बहुत डरावनी लग रही थी गाढ़े तरल पदार्थ के ढेर में बदल गई जो जमीन पर बस किसी तरह अपनी जान बचाए हुए थी। एस्मोडियस ने नफरत भरी नजर से अपने कपड़े झाड़े। हालांकि जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, जमीन पर पड़ा काला कीचड़ अचानक कांपना बंद हो गया। तो फासला अभी भी इतना ज्यादा है। एक डरावनी आवाज फिर से गूंजी। डेमन किंग, तुम बहुत ताकतवर हो। मैं तुम्हें छू भी नहीं सका। लेकिन उस सक्यूबस का क्या जो तुमने बुलाई थी? लगता है उसे कुछ रोचक पता चला है। उसकी आवाज में जबरदस्त उत्साह आ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही हूँ। मैंने घबराकर हाथ हिलाए और चुपके से पीछे हटने लगी। लेकिन उस काली परछाई ने कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन पर पड़ा कीचड़ अचानक उबलने लगा। तो फिर मैं उसके खिलौने को उसी के सामने तरपाऊंगा। जब तक मैं लॉर्ड डेमन किंग को तकलीफ पहुंचा सकता हूँ वही मेरी जीत है। ये शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि हवा में तेजी से कुछ गुजरा। संभल कर। एस्मोडियस के चेहरे के भाव थोड़े बदले। वो मुड़ने ही वाला था, लेकिन इस बार काली परछाई का निशाना वो नहीं था। अपनी बची कुची ऊर्जा को बिजली की एक धार में बदलकर उसने अपना हमला 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा एस्मोडियस को रोकने के लिए और दूसरा उसकी सुरक्षा को भेद कर सीधे मेरी तरफ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल कई चिपचिपे बर्फ जैसे ठंडे टेंटिकल्स किसी चीज ने मेरे टखने को कसकर जकड़ा और जोर से खींचा। तुमने गलत इंसान को चुना है। मैं तो उसे जानती भी नहीं। मैं डर के मारे चीखी और जादुई पलटवार करने ही वाली थी, लेकिन वो परछाई पहले से ही तैयार थी। अंधेरे से कई और टेंटिकल्स निकले जिन्होंने सटीकता से मेरी कलाइयों को जकड़ लिया और मेरे हाथों को मेरी पीठ के पीछे मरोड़ दिया। अचानक कई टेंटिकल्स तेजी से आगे बढ़े और मेरी कमर और जांघों से लिपट गए। एक ने तो मेरी नाजुक गर्दन को भी कसकर जकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में मैं डंपलिंग की तरह बांध दी गई और उल्टा लटका दिया गया, जिससे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी पतली स्कर्ट से होती हुई ठंडी चिपचिपी सनसनी ने मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर दिए। पकड़ लिया। कितनी प्यारी महक है। क्या ये डेमन किंग का बुलाया हुआ कोई पालतू जीव है? कितनी प्यारी है। कमीने। मैंने जोर जोर से हाथ पैर चलाए, लेकिन टेंटिकल्स की पकड़ और मजबूत होती गई। इस संघर्ष के बीच मेरी छोटी स्कर्ट का निचला हिस्सा ऊपर उठ गया, जिससे मेरी दूध जैसी सफेद त्वचा झलकने लगी। तुम असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उस अंधेरे साये ने एक डरावनी अजीब सी हंसी हंसी। क्यों? मैं तुम्हें डेमन किंग के सामने ही तोड़ कर रख दूंगा। तुम्हें लार टपकाती हुई बेबस हालत में देखकर एस्मोडियस के चेहरे पर जो भाव आएंगे वो देखने लायक होंगे। ये कहते हुए कई पतले टेंटिकल्स धीरे धीरे मेरे काले स्टॉकिंग्स पहने पैरों पर रेंगने लगे। उनमें से एक ने शरारत से मेरी संवेदनशील भीतरी जांग को भी छुआ। मेरे होठों से एक कामुक अनचाही आह निकल गई। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए और मैंने दांत भींचते हुए मन ही मन उसे कोसा। तुम पागल हो। मैंने कहा ना कि मैं एस्मोडियस को मुश्किल से ही जानती हूँ। मुझे जाने दो, वरना मैं मुकाबला करूंगी। उल्टा लटके हुए मैंने हाथ पैर चलाए और धमकियां दी, जो सुनने में तो उग्र थीं, लेकिन उनसे मेरा अंदरूनी डर साफ झलक रहा था। फिर भी उस अंधेरे साये ने मुझ जैसी छोटी सी जोशीली जीव को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। एक बार पकड़े जाने पर सिर्फ जोर जबरदस्ती ही बचने का एकमात्र तरीका है।
लेकिन अपने इन पतले दुबले अंगों के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगी? टेंटिकल्स और भी बेबाक हो गए और अचानक कस गए। मेरे मुंह से एक दयनीय कराह निकल गई। जब वे चिकने टेंटिकल्स मेरे शरीर में घुसने के लिए तैयार हुए तो मेरी शर्म की भावना चरम पर पहुंच गई। धत तेरी की, मैं एक लड़का हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शर्म से मेरी आंखों में आंसू आ गए। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं इस अजीब काले साए को अपनी नई दुनिया में पहले ही दिन मुझ पर हावी नहीं होने दे सकती थी। बहुत ज्यादा शर्म और जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा के कारण मैंने वो बात कह दी जो मैं इस जिंदगी में कभी नहीं कहना चाहती थी। मास्टर, मदद कीजिए। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, एस्मोडियस, जो तब तक बिल्कुल शांत खड़ा था, तुरंत हरकत में आ गया। उस काले साए को चीखने का भी मौका नहीं मिला कि तभी काली बिजली की एक लकीर हवा को चीरती हुई गुजरी। नंगी आंखों से ना दिखने वाली रफ्तार से एस्मोडियस ठीक मेरे सामने आ गया। कोई दिखावटी जादू नहीं था, बस एक सीधा साधा बिना किसी तामझाम वाला पंच। धड़ाम! काले धुएं से बना वो चेहरा तुरंत टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। फिर एस्मोडियस ने मुझे एक हाथ से उठाया और जमीन पर गिरने से पहले ही मजबूती से पकड़ लिया। उसने बस एक ठंडा सा शब्द कहा। उसकी दाहिनी हथेली में गहरे लाल रंग की जादुई लपटें जल उठी और उसने हवा में बचे हुए टेंटिकल्स काले धागे जैसे अंगों की तरफ हाथ बढ़ाया। वे मजबूत अंग तुरंत राख बन गए। मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं वापस आऊंगा। जमीन पर बचे हुए अवशेष ने गायब होने से पहले एक आखिरी बार दहाड़ मारी। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई कि मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं अभी भी एस्मोडियस की मजबूत बाहों में सिमटी हुई थी और मेरी आंखों के कोनों में आंसू अटके हुए थे। मेरे गाल गुलाबी हो गए थे और मैं अपना निचला होंठ काट रही थी, बिल्कुल किसी ऐसी नई नवेली दुल्हन की तरह जिसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। एस्मोडियस ने अपना सिर झुकाया और उसकी नजरें मेरी चमकती हुई लाल आंखों पर टिकी। डेमन किंग की आंखें की पुतलियां थोड़ी सी कुड़ गईं। न जाने क्यों उन आंसू भरी आंखों को देखकर उसके अंदर एक अनजान भावना जाग उठी। हालांकि उसने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से उस भावना को तुरंत दबा दिया और वापस अपने आम शांत और बेपरवाह अंदाज में आ गया। क्या तुम ठीक हो? मैंने अभी भी हैरान परेशान हालत में जवाब दिया। कौन जाने, शायद ये मेरे सक्यूबस बॉडी का असर था, लेकिन इतने करीब से एस्मोडियस के हैंडसम तराशे हुए चेहरे को देखना और उसके हीरो की तरह बचाने के अंदाज ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। ये आदमी सच में बहुत हैंडसम है। रुको, नहीं, ये सही नहीं है। होश में आओ। ओल्ड वन, तुम मर्द हो, अचानक से गे मत बन जाना। मैंने अपने ख्यालों को झटकने के लिए जोर से सिर हिलाया और अचानक असलियत में वापस आ गई। तभी एहसास हुआ कि हम अभी भी प्रिंसेस कैरी पोज में हैं। मैं थोड़ी अजीब तरह से छटपटाने लगी। पहले मुझे नीचे उतारो। एस्मोडियस ने कोई नाटक नहीं किया और आराम से मुझे नीचे उतार दिया। मैंने अपनी बिखरी हुई स्कर्ट ठीक की ताकि अजीब माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए शुक्रिया कह सकूं, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो एस्मोडियस अपनी ठुड्डी सहला रहा था और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। क्या बात है लॉर्ड डेमन किंग? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। एस्मोडियस गंभीर लग रहा था। सोच रहा हूँ मैंने तुम्हें अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। पहले तो मुझे हंसी आई और फिर मैं बहुत खुश हो गई। अपनी भरी भरी छाती को फुलाते हुए मैंने आत्मविश्वास से कहा, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम पहले से ही है। मैं लिलिथ ओबू हूँ। तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी एक बिल्ली को जिसे मैंने 300 साल पहले पाला था। हैरानी की बात ये थी कि एस्मोडियस ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने रूखेपन से मेरी बात काटी और बिना किसी सवाल जवाब की गुंजाइश छोड़े कहा, चलो तुम्हें शियाओ मी किटी बुलाते हैं। 10 सेकंड से ज्यादा समय तक सन्नाटा छाया रहा। मेरी आंख का कोना जोर से फड़कने लगा और मेरे दोनों तरफ लटकती छोटी छोटी मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। शियाओ मी? मजाक कर रहे हो क्या? मैं एक हट्टा कट्टा पूरी तरह से बड़ा हुआ मर्द हूँ, एक टियर 9 ग्रेटर सक्यूबस, भविष्य का ड्रैगन डिफाइंग ओवरलॉर्ड, और तुम सच में मुझे शियाओमी बुला रहे हो? मेरी मुट्ठी कसकर भिंची हुई थी। अगर मुझे पक्का पता ना होता कि मैं उसे हरा नहीं सकती तो मैं उसके उस हैंडसम चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देती। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद मैंने अपना गुस्सा दबाया और उसे समझाने की कोशिश की। महाराज डेमन किंग, असल में मेरा एक नाम है, और क्या शियाओमी नाम थोड़ा ज्यादा ही? एस्मोडियस में अपनी एक भाव ऊपर उठाई और उसकी नजरें तुरंत तीखी हो गईं। क्या तुम्हें वो नाम पसंद नहीं आया जो मैंने तुम्हें दिया है? उसकी बात सुनकर मैं सिहर उठी। जिंदा रहने की इच्छा मेरी इज्जत से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई। मैंने जोर जोर से अपना सिर हिलाया जैसे कोई खिलौना सिर हिलाता है और चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान ले आई। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत बढ़िया नाम है। अब से मैं शियाओमी हूँ। ये बेहतर है। एस्मोडियस खुश लग रहा था। न जाने कब उस समर्पित डेमन किंग ने स्वाभाविक रूप से मेरा छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। साफ था कि वो उस अजीब से बच्चे पैदा करने वाले एजेंडे को भूला नहीं था। जब मैंने उसके ऊंचे पूरे लगभग 1.9 मीटर लंबे शरीर की ओर देखा जिससे भारी दबाव का एहसास हो रहा था, और फिर अपने 1.5 मीटर के छोटे से शरीर को देखा तो मेरे मन में मिलीजुली भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लंबाई के उस भारी अंतर की वजह से ऐसा लग रहा था
जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे का हाथ पकड़े हुए हो। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। एस्मोडियस ऐसा इंसान था जो पक्के तौर पर मानता था कि हाथ पकड़ने से प्रेगनेंसी हो जाती है। मैंने डेमन किंग की ओर चोरी छिपे देखा और सोचा, तो इस बेभाव वाले आदमी के दिमाग में अभी गंदे ख्याल चल रहे हैं। बाहर से तो ये बहुत गंभीर दिखता है, लेकिन अंदर से ये बस एक मासूम अनुभवहीन वर्जिन है। ये सोचकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। पकड़े जाने के डर से मैंने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और काल कोठरी की धब्बेदार टूटती हुई दीवारों को देखने का नाटक करने लगी। तभी एस्मोडियस ने तेजी से अपना सिर घुमाया और वो बहुत गंभीर लग रहा था। बताओ, मैं डर से उछल पड़ी, ये सोचकर कि मेरी दबी हुई हंसी से मेरी पोल खुल गई है। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये सुनकर मैंने अनजाने में ही अपने सपाट पेट पर हाथ रखा। अभी अभी हुई लड़ाइयों के बाद सच में मुझे अंदर से थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। मैंने उम्मीद भरी नजरों से तेजी से पलकें झपकाई। मुझे सच में थोड़ी भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिलाने वाले हो? एस्मोडियस ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन खाना लाने के लिए कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय निराशा में उसकी भौहें तन गईं। एक डेमन गॉड का शरीर सदियों तक सिर्फ जहरीली ऊर्जा सोख कर जिंदा रह सकता है, लेकिन तुम एक सक्यूबस हो। अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना ढूंढना होगा। मैंने अपना गोरा नाजुक हाथ ऐसे आगे बढ़ाया जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। बिल्कुल, तो खाना कहाँ है? एस्मोडियस ने बेबसी से अपने हाथ फैला दिए। ये एक सील की हुई जगह है, यहाँ चट्टानों और राक्षसों के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें पक्का ये उम्मीद नहीं होगी कि मैं, तुम्हारा मालिक, तुम्हारे लिए खाना ढूंढने जाऊंगा, है ना? मेरी आंखें तुरंत फैल गईं और हैरानी में मेरा मुलायम गुलाबी मुंह खुला रह गया। तो इसका मतलब ये है, मैं, एक शानदार टियर 9 ग्रेट सक्यूबस, इस घटिया काल कोठरी में भूख से मरने वाली हूँ? गुड। जबरदस्त भूख का एक एहसास मुझ पर छा गया। अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था और पहली मुसीबत जिसका मुझे सामना करना पड़ा वो थी धत तेरी की भूख से मरना। जिंदा रहने के लिए मैंने उस सम्मान को पूरी तरह से त्याग देने का फैसला किया जो कभी एक पुरुष के रूप में मेरे पास था। मैंने हाथ बढ़ाया और डेमन किंग एस्मोडियस के लबाद के किनारे को धीरे से खींचा और बड़ी बड़ी नम आंखों से उसकी ओर देखा। मैंने जबरदस्ती इतनी मीठी आवाज निकाली कि वो लगभग जरूरत से ज्यादा मीठी लग रही थी। हे डेमन किंग, हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है। मुझे खाना कहाँ मिलेगा? आपने मुझे अपनी छोटी बच्ची कहा था ना? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि मालिक अपने पालतू जानवर को खाना खिलाए? अगर आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। एस्मोडियस ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उन्हें ये बात सही लगी। अगर कोई पालतू जानवर पालता है तो उसे आखिर तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। हालांकि चारों ओर घने अंधेरे को देखकर उन्होंने बेबसी से आह भरी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खाना नहीं देना चाहता, यहाँ खाना है ही नहीं। उन्होंने ऊपर देखा और मैंने भी। ये डेमन किंगडम के एबिस सिटी के नीचे बनी जमीन की भूल भुलैया है। 9 लेवल की भूल भुलैया, जिसके हर लेवल में दुनिया को तबाह करने की ताकत रखने वाले मॉन्स्टर कैद थे। और किस्मत देखिए, हम अभी जहाँ थे वो सबसे निचला हिस्सा था। 9वां लेवल, ये वो जगह थी जहाँ सील करने की ताकत सबसे ज्यादा थी। उस नफरत से भरे मॉन्स्टर के अलावा जिससे हमारा अभी सामना हुआ था, कोई भी जीवित चीज यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। जिंदा रहने के लिए हमें 9वें लेवल की सील तोड़कर ऊपर के लेवल पर जाना होगा ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन अब तक हमें सील का कोर भी नहीं मिला था। सील तोड़ने की तो बात छोड़िए, ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे और मैं लगभग जमीन पर ही गिरने वाली थी। अगर सदियों से कैद डेमन किंग भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो मैं जैसी नौसिखिया उसे कैसे तोड़ सकती थी? बाहर निकलने का कोई रास्ता ना होने का मतलब था कोई सामान नहीं मिलेगा, मौत निश्चित थी। जब मुझे चक्कर आने लगे और हालात बहुत मुश्किल हो गए, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मुझे देवी के दिए निर्देश याद आए। उस मोबाइल फोन को सचमुच कुछ असाधारण चीज में बदल दिया गया था। उससे न सिर्फ बहुत दूर तक बात की जा सकती थी, बल्कि उसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम स्टोर भी था जहां से मैं अपनी मर्जी से पृथ्वी की चीजें खरीद सकती थी। अंधेरे में वो किसी जीवन रेखा से कम नहीं था। मैं अचानक घूमी और अपना छोटा गोरा हाथ एस्मोडियस की तरफ बढ़ाया। मुझे फोन दो। मेरी इस हिम्मत भरी मांग को सुनकर एस्मोडियस ने भौहें सिकोड़ी। क्या मैंने कहा नहीं था कि मैं इसे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के बाद ही लौटाऊंगा ताकि तुम प्रेगनेंसी पर ध्यान दे सको? नहीं, मैंने गुस्से में पैर पटके और जोर से विरोध करते हुए अपने पेट की ओर इशारा किया। अभी असली चीजें बनाने का यही एकमात्र जरिया है। अगर तुमने मुझे ये नहीं दिया तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। क्या तुम सच में अपने होने वाले वारिस को भूख से मरते हुए देख पाओगे? इस चालाकी भरी दलील ने डेमन किंग की कमजोर नस पकड़ ली। एस्मोडियस ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर काला फोन निकालकर मुझे थमा दिया। कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। मैंने उसकी चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और फोन को ऐसे अपनी छाती से सटा लिया जैसे कोई बिल्ली किसी कीमती पत्थर की हिफाजत कर रही हो। स्क्रीन तुरंत जल उठी और होम स्क्रीन खुल गई। मेरी आंखों के सामने ऐप आइकन की कतारें दिखाई दी, ऐसी चीजें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ओमनिसिएंट डिकोडर, मिराइड वर्ल्ड सिस्टम मॉल और इन्फिनिट स्टोरेज। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने मिराइड वर्ल्ड सिस्टम मॉल खोला और तेजी से सर्च बार में फूड टाइप किया। अगले ही पल कई तरह के शानदार प्रोडक्ट्स सामने आ गए। 5 सिस्टम कॉइन्स में ब्रेस्ड बीफ नूडल्स, 3 सिस्टम कॉइन्स में हैप्पी फैट बॉय सोडा और यहाँ तक कि 50 सिस्टम कॉइन्स में क्रेजी थर्सडे स्पेशल भी।
घर के जाने पहचाने स्वाद वाली चीजों से भरी स्क्रीन देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं बच गई थी। कांपती उंगलियों से मैंने उम्मीद के साथ बाय बटन दबाया। डिंग, बैलेंस कम है, अभी का अकाउंट बैलेंस 0 सिस्टम कॉइन्स। तस्वीर में दिख रहे ललचाने वाले इंस्टेंट नूडल्स को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं उनका एक टुकड़ा भी नहीं खा सकती। मैंने खुद को शांत किया और जल्दी से कोई रास्ता खोजने के लिए नाइटली आंसर्स खोला। स्क्रीन पर पैसे कमाने के 3 तरीके दिखे, क्वेस्ट पूरे करना, महंगी करेंसी बदलना और खास माइलस्टोन हासिल करना। इसलिए मैंने उत्सुकता से न्यूबी क्वेस्ट्स पर टैप किया। नतीजा बहुत चमकीले अक्षरों में दिखा, 3 चालाक खरगोशों को मारो, इनाम 10 सिस्टम कॉइन्स। इस अजीब सी शर्त को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने लगभग अपनी स्क्रीन ही तोड़ दी। ये अबिस लेबिरिंथ का 9वां लेवल था। डेमन किंग और उस छोटे काले धब्बे के अलावा मुझे खरगोश कहाँ मिलते। पहला रास्ता पूरी तरह बंद होने पर मैंने गहरी सांस ली और जल्दी से ये को एक कमांड दिया, मुझे अभी बताओ कि मैं कौन सी अचीवमेंट तुरंत पूरे कर सकती हूँ। ये द्वारा तेजी से स्कैन करने के बाद तुरंत एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन लिस्ट सामने आ गई। मैं उत्सुकता से आगे झुकी, ये सोचकर कि अगर मैं कोई छोटा सा काम भी पूरा कर लूं, तो कम से कम इंस्टेंट नूडल्स के लिए पैसे तो मिल ही जाएंगे। हालांकि जैसे ही मैंने स्क्रीन पर लिखा टेक्स्ट पढ़ा, मैं वहीं जम गई। अचीवमेंट, फॉरबिडन किस, डेमन किंग को 5 सेकंड से ज्यादा समय तक किस करना, इनाम 500 कॉइन्स। अचीवमेंट, अबिसिल मैट्रियार्क, सबसे ताकतवर डेमन की संतान को जन्म देना, इनाम 10,000 कॉइन्स और गॉड टियर प्रीनेटल म्यूजिक। अचीवमेंट, अबिसिल ब्राइड, डेमन किंग से प्रपोजल पाना, इनाम 5000 कॉइन्स। और भी अजीबो गरीब शर्तें थी। ऐसी भयानक और अजीबो गरीब शर्तों से भरी स्क्रीन को देखकर मुझे चक्कर आने लगे। हालांकि आखिरी अचीवमेंट में 1000 कॉइन्स का इनाम था, लेकिन लिस्ट में एक भी काम ऐसा नहीं था जिसे कोई आम इंसान सच में पूरा कर सके। मैं एकटक अपने फोन को देखती रही। मुझे लगा जैसे मेरा भविष्य बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या मुझे सच में डेमन किंग को किस करना होगा? ये नामुमकिन था। ये इतना घिनौना था कि मैं ऐसा करने के बजाय भूखे मरना पसंद करती। जहाँ तक प्रेगनेंसी और शादी के प्रपोजल की बात है, तो ये बहुत मुश्किल काम था। वे किसी तुरंत आए संकट का हल नहीं थे। तभी डेमन लॉर्ड ने मेरे उलझे हुए चेहरे को देखा और धीमी आवाज में पूछा कि क्या मेरा जादुई आर्टिफैक्ट खराब हो गया है और खाना नहीं बना पा रहा है। मैंने अपना होठ काट लिया और चुप रही। हालांकि मेरी नजर तीसरी अचीवमेंट पर पड़ी, डेमन किंग से प्रपोजल पाना और उनकी मंगेतर बनना, इनाम 5000 सिस्टम कॉइन्स। अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। ये सच में एक काम का प्लान लग रहा था। आखिर ये सिर्फ जुबानी समझौता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुरंत शादी करनी थी। मैं उसे बेवकूफ बनाकर पहले पैसे भी ले सकती थी। ये सोचते ही मैंने तुरंत अपने अंदर की एक्ट्रेस को जगा दिया। मैं घूमी और डेमन किंग को गहरी दुखी चाहत भरी नजरों से देखा। लॉर्ड डेमन किंग, आप मुझसे शादी करेंगे ना? इस अचानक पूछे गए सवाल ने डेमन किंग, जो असंख्य युगों से जी रहा था, को कुछ पल के लिए हैरान कर दिया। तो तुम मेरी जीवन साथी बनना चाहती हो? हालांकि मुझे थोड़ी अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अगले खाने का इंतजाम करने की जरूरत ने मुझे अपनी छाती तानकर खड़े होने का कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल, आखिर मैं ही तो आपके बच्चे पैदा करने वाली हूँ। एक बहुत जरूरी योगदान। साथ ही मैं डेमन लॉर्ड के शाही खानदान से हूँ। आप मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर बच्चा बाद में पूछे कि उसका पिता कौन है, तो क्या मुझे ये कहना होगा कि वो कोई ऐसा आदमी था जिसने मुझे बहकाया और फिर छोड़ दिया? मेरी बात खत्म होने से पहले ही मैं आंसू पोंछने का नाटक करने लगी और मेरी आवाज में गहरा दुख झलकने लगा। सवालों की इस बौछार का सामना करते हुए डेमन लॉर्ड कुछ पल के लिए समझ नहीं पाए कि क्या जवाब दे। एस्मोडियस ने बस हार मानकर एक आह भरी, ठीक है, जब मैं सील तोड़ दूंगा और अबिस एम्पायर को फिर से खड़ा कर दूंगा, तो मैं तुम्हें पक्का डेमन किंगडम की इकलौती रानी बनाऊंगा। लेकिन ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी और मैं खुशी से झूम उठी। तुमने खुद कहा था आप पीछे नहीं हट सकते। एस्मोडियस ने गर्व से अपना सिर उठाया। शक्तिशाली डेमन किंग कभी झूठ नहीं बोलता। मंजूर है। मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और एस्मोडियस का बड़ा सा हाथ पकड़कर जोर से मिलाया। अब से मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। एस्मोडियस ने गंभीरता से सिर हिलाया और मेरे फोन पर नोटिफिकेशंस की झड़ी लग गई। अचीवमेंट अनलॉक, अबिस ब्राइड। मेरे अकाउंट में तुरंत 5000 सिस्टम कॉइन जमा हो गए। अचानक अमीर बनने के रोमांच से मैं खुशी के मारे चीखना चाहती थी। मैं दुकान खोलने और ब्रेज्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स का एक कप खरीदने के लिए बेताब थी। यहाँ तक कि उसके साथ एक मसालेदार ब्रेज्ड अंडा भी लेने का मन बना लिया। अगले ही पल पवित्र रोशनी के बीच हवा से नूडल्स का एक गर्म कप प्रकट हुआ, जिसे देखकर डेमन किंग हैरान रह गया। और उस अजीब सगाई का क्या? ढक्कन खोलते हुए मैंने मन ही मन उपहास किया। मेरा दोस्त ओल्ड सॉन्ग ही वो चुना हुआ हीरो था। जब वो अपना लेवल मैक्स कर लेगा, डेमन की सेना को खत्म कर देगा और एक ही बार में इस डेमन किंग को मार गिराएगा, तो ये सगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। स्लब, कृत्रिम स्वाद की तेज और जबरदस्त महक उस अंधेरी कालकोठरी में फैल गई। मैं काले क्रिस्टल वाले ताबूत पर मजे से बैठी थी, अपने नंगे कोमल पैरों को हिला रही थी और मेरे चेहरे पर पूरी संतुष्टि का भाव था। अचानक वो अजीब महक सीधे एस्मोडियस की नाक में पहुंची। उसका एडम्स एप्पल, जो सदियों से शांत था, बेकाबू होकर ऊपर नीचे होने लगा। उस बेमिसाल डेमन किंग की आंखें अचानक खुली और वो उत्सुकता से आगे झुका। ये क्या है?
इसकी महक इतनी अनोखी क्यों है? डेमन किंग को इतना भोला भाला और नासमझ देखकर मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और मैंने तुरंत एक घमंडी और चिढ़ाने वाला भाव बना लिया। मैंने जानबूझकर इंस्टेंट नूडल्स के कप को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। सच कहूँ तो मेरा उसे खाने का बहुत मन था। क्या डेमन किंग सदियों तक सिर्फ ठंडी हवा पीकर जिंदा रहते हैं? एस्मोडियस को भूख का कोई संकेत नहीं था। उसकी नजरें उस गहरे लाल शोरबे वाले कटोरे पर टिकी थीं। उसका कहना था कि भले ही उसे खाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे स्वाद का एहसास था और वो बस ऐसा खाना चखना चाहता था जिसकी महक अच्छी हो। हालांकि मेरी पूंछ का दिल के आकार का सिरा शरारत से हवा में घेरा बना रहा था। क्या मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हूँ? ये एक समस्या है। इतनी बेहतरीन चीज मंगवाने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक कि तुम्हारा रवैया, जैसे ही मैं नखरे दिखाने वाली थी, हमारे आसपास की हवा जम गई। एक भयानक दबाव, ऐसा लगा जैसे वो आत्मा को कुचल देगा, तुरंत महसूस हुआ, जिससे मुझे अपनी कांपती हुई दिल के आकार की पूंछ को अपनी कमर के चारों ओर कसकर लपेटना पड़ा। एस्मोडियस काले चेहरे वाले भाव के साथ करीब आया। उसकी गहरी लाल आंखें जानलेवा धमकी झलक रही थीं। कैसा है तुम्हारा रवैया? मैं क्रिस्टल के ताबूत से आसानी से नीचे उतरी, जमीन पर गिरी और तुरंत झुककर सम्मान दिखाने वाली मुद्रा में आ गई। मैंने दोनों हाथों से नूडल्स को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया। माफ कीजिए मास्टर, कृपया इसका आनंद लें। दबाव आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन उस पल के हाड़ कांपने वाले डर ने मेरे पैरों को कमजोर कर दिया था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं जमीन पर कांपती हुई लेटी हुई थी। मेरे गालों पर एक अजीब बेकाबू लाली छा रही थी। एस्मोडियस ने शांति से कप लिया और नूडल्स का एक तार नजाकत से अपने होठों तक उठाया। डेमन किंग की थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहें सीधी होने लगीं। फिर भी सिर्फ एक बार चखने के बाद उसने कप वापस मेरी तरफ धकेल दिया। ये लो, तुम मेरी संतान को पाल रही हो, तुम्हें पोषण की जरूरत है। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और अपने अलग थलग घमंडी अंदाज में वापस आ गया। हालांकि मेरी तेज नजर ने उस घमंडी डेमन किंग को घबराहट में कुछ निगलते हुए देख लिया। उसकी आंखें अभी भी लाल शोरबे वाले कटोरे पर चोरी छिपे नजर डाल रही थीं। ये बेरहम पत्थर दिल राजा असल में एक बड़ा सुंडेरे था। हार मानकर आह भरते हुए और ये याद रखते हुए कि उसने अभी अभी मेरी जान बचाई थी, मैंने तुरंत ओल्ड जार पिकल्ड कैबेज का नूडल्स का एक कप खरीदने के लिए 5 सिस्टम पॉइंट्स खर्च किए। ये लो, इसे ले लो। मैंने भाप निकलते इंस्टेंट नूडल्स को डेमन किंग की तरफ बढ़ाया और देखा कि उसके चेहरे के भाव हैरानी में बदल गए। मैंने बेसब्री से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अकेले खाने में अजीब लगता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक ले लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरी आवाज का लहजा थोड़ा बदल गया। बस इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो। हालांकि एस्मोडियस ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडे लहजे में पूछा, तुम और तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से वू की हैं। तुम अपनी किसी चीज को ट्रीट कैसे कह सकती हो? चिढ़कर और घबराकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैंने बस नूडल्स का कप उसके हाथ में थमा दिया। तुम बहुत बोलते हो, अगर नहीं खाना है तो फेंक दो। एस्मोडियस ने नीचे भाप निकलते इंस्टेंट नूडल्स की ओर देखा और उसके होठों के किनारे एक हल्की बारीक मुस्कान में बदल गए। चूंकि तुम इसे इतने सच्चे मन से दे रही हो, इसलिए वो इसे ना चाहते हुए भी स्वीकार करेगा। वो ठंडा मिजाज डेमन किंग और सफेद बालों वाली सक्यूबस एक गहरे काले क्रिस्टल के ताबूत के ऊपर अगल बगल बैठे हुए थे। दोनों के हाथों में नूडल्स का कप था। दोनों ने एक साथ नूडल्स खाए, स्लप स्लप स्लप, और पलक झपकते ही उन्होंने सूप की आखिरी बूंद तक खत्म कर दी। एस्मोडियस ने अपना कप नीचे रखा और धीमी आवाज में बोला, काफी देर हो गई है, अब आराम करने का समय है। मैं पूरी तरह हैरान परेशान थी। इस मनहूस जगह पर न दिन होता है न रात, तो समय का पता कैसे चलेगा? वो दिन में एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, इसलिए हमें उसकी ऊर्जा वापस आने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हम सोए कहाँ? यहाँ चट्टानों और इस ताबूत के अलावा कुछ नहीं है। एस्मोडियस ने अपने नीचे रखे काले क्रिस्टल वाले ताबूत को हल्के से थपथपाया। क्या ये बिस्तर नहीं है? फिर उसने पास बह रही एक बर्फीली जमीनी नदी की ओर इशारा किया। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो हाथ मुंह धो लेना, साफ सुथरी होकर यहाँ आकर सो जाना। उसकी ठंडी नजर मुझ पर पड़ी। उसके लहजे में किसी बहस की गुंजाइश नहीं थी। वू की मंगेतर और सेविका होने के नाते तुम्हें बिस्तर पर वू की सेवा करनी होगी। उस उदास जमीनी नदी के किनारे मैं एक बड़ी चट्टान के पीछे दुबक गई। मेरी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर इतनी तेजी से चल रही थीं कि वो धुंधली दिख रही थीं। क्या मैसेज चला गया? तुम कहाँ हो? तुम चाहे जो भी कर रहे हो, उस पवित्र राज्य से किसी को मुझे बचाने के लिए भेजो। मेरी जगह लेने के लिए कोई औरत भी आ जाए तो चलेगा। वो राक्षस राजा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं किसी और की पत्नी बन जाऊंगी। मेरा फोन तेजी से वाइब्रेट हुआ। तुरंत ओल्ड सॉन्ग का मैसेज आया। अरे बाप रे, सच में? क्या उस देवी ने तुम्हें सुपर कॉम्बैट पावर्स नहीं दी थी? क्या तुम उसे मार नहीं सकती? मैंने झुंझलाकर आंखें घुमाई और दांत पीसते हुए तेजी से टाइप किया, अरे यार, अगर मैं जीत सकती तो तुमसे भीख मांगती नालायक। वो राक्षस राजा एक स्टैट मॉन्स्टर है। मेरा जादू उसके डिफेंस को भी नहीं तोड़ सकता। खैर, ये बहुत जरूरी मामला है।
तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त किसी और आदमी का खिलौना बन जाए, है ना? वो विकृत राक्षस राजा ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में मुझ पर हमला करने वाला है। एक पल बाद स्क्रीन जल उठी। ठीक है, मैं राजकुमारी से तुरंत एक बचाव दल भेजने को कहता हूँ। अपनी जगह बताओ। एबिस लैबिरिंथ का 9वां अंडरग्राउंड लेवल, जल्दी करो। मैसेज भेज दिया गया। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। साफ था कि वो मदद के लिए और लोगों को बुलाने गया था। मैंने एक लंबी सांस ली और बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने नादानी में सोचा था कि ये राक्षस राजा बस एक मासूम लड़का है, कि बस हाथ पकड़ने तक ही बात रहेगी। किसने सोचा था कि वो इतनी जल्दी अपना नाटक छोड़कर मुझसे नहा धोकर बिस्तर पर उसकी सेवा करने को कहेगा। एक प्राचीन राक्षस राजा जो 300 सालों से कैद था, जब उसका आपा खोता है तो वो किसी जंगली जानवर की तरह बेहद डरावना हो जाता है। ये सोचकर ही मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। मैं ऐसे ही वापस नहीं जा सकती थी, मुझे समय खींचना था। जब तक मैं यहाँ टाल मटोल करती रही, भले ही मैं अपनी चमड़ी को रगड़ रगड़ कर लाल कर देती और ओल्ड सॉन्ग के बचाव के लिए आने तक देर करती, तब तक मैं ठीक रहती। इसलिए मैं धीरे धीरे अंडरग्राउंड नदी के पास गई और अपने चेहरे पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें छिड़की। पानी की सतह पर लहरें उठी और फिर शांत हो गईं, जिससे मेरी परछाई दिखाई दी। मैं ठिठक गई। जो युवा लड़की मुझे घूर रही थी, उसके बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे और त्वचा बर्फ से सफेद थी। उसके नैन नक्शों में एक परिष्कृत सुंदरता थी और साथ ही एक सक्यूबस का स्वाभाविक आकर्षण भी झलक रहा था। मेरी नजर नीचे की ओर गई। वो शरीर घुल्प। मैंने अनजाने में ही जोर से थूक निकला। एक गॉथिक ड्रेस उस शरीर पर कसी हुई थी, जिसमें पाप का भारी बोझ था, जो भौतिकी के सभी नियमों को चुनौती देता था। मेरे मुंह के किनारे से लार की एक संदिग्ध बूंद टपक पड़ी और मेरे मुंह से एक कामुक हंसी निकल गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई और हाथ बढ़ा दिया। मैंने उन चिकनी कोमल जांघों पर हाथ फेरा। ऐसे शरीर और चेहरे के साथ अगर मैं पृथ्वी पर होती तो सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करके ही लाखों फॉलोअर्स बना सकती थी। उस त्वचा का एहसास सचमुच नशे जैसा था। इसके बाद मैंने अपने कोमल गोरे पैरों को पानी में डुबोया। मेरे गोल मटोल प्यारे पैर की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। ही बुरा नहीं है, लड़की बनना असल में काफी बढ़िया हो सकता है। मैं कभी भी कहीं भी फैन सर्विस का मजा ले सकती हूँ। जब मैं खुद को निहारने में खोई हुई थी, तभी अचानक मैं सक पका गई। मैंने घबरा कर ऊपर देखा तो पाया कि एस्मोडियस ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने संभल कर बोलने की कोशिश की, लेकिन डेमन किंग ने कोई बात नहीं बनाई। उसने बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ताबूत की तरफ खींच ले गया। तुम्हें तैयार होने में इतना समय क्यों लगा? जल्दी आओ यहाँ, सो मत जाना, आराम से। मैं मन ही मन चिल्ला रही थी। मैं समय टालना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी ही परछाई को देखने में इतनी खो गई थी कि समय का पता नहीं चला। अब बहुत देर हो चुकी थी। एस्मोडियस मुझे क्रिस्टल वाले ताबूत तक खींच ले गया था और खुद उसमें पहले ही चढ़ गया था। फिर उसने अपने बगल की खाली जगह पर हाथ थपथपाया। अंदर आओ। मैंने उस तंग जगह को देखा, फिर डेमन किंग के विशाल शरीर को। इतनी तंग जगह में भागने का कोई रास्ता नहीं था। महाराज डेमन किंग, मैंने डरते हुए एक कदम पीछे हटाया और जबरदस्ती मुस्कुराई। आप कितने महान हैं और ये बिस्तर कितना संकरा है। शायद मुझे बाहर ही सो जाना चाहिए। मुझे तो जमीन पर सोना पसंद है। क्या बकवास कर रही हो? एस्मोडियस ने भौहें से कोड़ी। तुम्हें बुलाया गया था सिर्फ मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या अब भी तुम अपनी किस्मत को चुनौती देना चाहती हो? यहाँ आओ। उस धीमी तीखी आज्ञा में असीम मानवी शक्ति महसूस हो रही थी। मेरी सक्यूबस वाली प्रवृत्ति के कारण और डेमन किंग द्वारा तय की गई किस्मत को ना टाल पाने के कारण मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे और मुझे मेरी मर्जी के बिना कदम दर कदम ताबूत की ओर ले गए। कुछ ही पलों बाद मैं अकड़ी हुई हालत में उस काले बिस्तर पर चढ़ी और डेमन किंग से मुंह दूसरी तरफ करके लेट गई। मेरा शरीर डर से कांप रहा था। हमारी शरीर एक दूसरे से कसकर सटे हुए थे। मैं एस्मोडियस के कपड़ों से निकलती गर्माहट और उसके दल की मजबूत स्थिर धड़कन महसूस कर सकती थी। ओल्ड सॉन्ग, कमीने तू कहाँ है? जैसे ही मैंने खामोश निराशा में चीखना चाहा, पीछे से एक मजबूत हाथ ने मेरी कमर को जकड़ लिया। मैंने हार मानकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन कुछ सेकंड बीत गए और कुछ नहीं हुआ। एस्मोडियस ने बस मुझे कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई बॉडी पिलो को पकड़ता है। उसने मुझे पीछे से पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया, अपनी ठुड्डी को मेरे सिर के ऊपर टिकाकर आराम से लेट गया। ऊपर से उसकी स्थिर सांसों की आवाज आ रही थी। मैं अकड़ी हुई हालत में आंखें खोली। मेरे माथे पर मानो कई सवाल तैर रहे थे। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मैंने सावधानी से अपना सिर घुमाया और धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, महाराज डेमन किंग, ये क्या है? एस्मोडियस की आकर्षक आवाज में थोड़ी नींद का असर था। कांपती हुई आवाज में मैंने फिर पूछा, क्या आपको मुझसे अपनी सेवा नहीं करवानी थी? एस्मोडियस ने आंखें खोले बिना बुदबुदाया। उसने बस मुझे और कसकर गले लगाया, मेरे सिर को ऐसे सहलाया जैसे किसी बिल्ली के बच्चे को सहलाते हैं, और ऐसे बोला मानो ये दुनिया की सबसे आम बात हो। क्या तुम अभी मेरी सेवा नहीं कर रही हो क्या? हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। एस्मोडियस को शायद मेरी बातें शोर लग रही थी। उसने बुदबुदाया,
हिलना डुलना बंद करो, तुम्हें इस तरह पकड़ कर रखने में अच्छा और गर्म महसूस हो रहा है। अचानक मुझे बात समझ आ गई। मैं समझ गई थी इस मासूम नासमझ बेवकूफ के दिमाग में हाथ पकड़ने से ही प्रेगनेंसी हो जाती थी, इसलिए गले लगकर सोना उसके लिए सबसे ज्यादा अंतरंग काम था। जब मुझे ये एहसास हुआ, मुझे बहुत राहत महसूस हुई, जैसे मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। मैंने धीरे से आह भरी, मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं डीमन किंग की बाहों में सिमट गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सतर्कता कम की, मुझे अपनी इंद्रियां बहुत तेज महसूस हुईं। पीछे से आती गर्माहट, मजबूत बाहें जो मुझे जंजीरों की तरह जकड़े हुई थीं, और उसका वो जंगली दबंग अंदाज अजीब से मुझे सुरक्षित महसूस करा रहा था। इससे मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। आखिर ये डीमन किंग, जिसे 1 सदी तक कैद रखा गया था और जिसने कभी किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा था, बस एक गर्म आलिंगन चाहता था। मेरे दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया, क्या ऐसे आदमी को अपना दिल पिघलाने के लिए एक कोमल और नेक औरत नहीं चाहिए? चटाक! मैंने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने ही गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। मुझे ऐसे अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं? ये सब इस मनहूस सक्कबस शरीर की वजह से है। डेमन किंग की इच्छा को न मानना नामुमकिन है। डेमन किंग की पत्नी बनना, ये तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने मन ही मन जोर से अपना सिर हिलाया। ओल्ड सॉन्ग, मेरे अच्छे दोस्त, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचाओ। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, जैसे मेरी बेताब पुकार का जवाब दे रहा हो। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने चोर की तरह चुपके से फोन निकाला, और सचमुच वो ओल्ड सॉन्ग का ही मैसेज था। कांपती उंगलियों से मैंने स्क्रीन पर टैप किया। मन में उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन जैसे ही मैंने वो शब्द पढ़े, मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी बर्फीली गहरी खाई में गिर गई हूँ। अभी घबराओ मत ओल्ड वन, एबिस लैबिरिंथ डेमन किंगडम के बीच में है, जबकि होली किंगडम बहुत दूर पूरब में है। उनके बीच में कम से कम 1 लाख ली की दूरी है, और बीच में सी ऑफ डेथ और ड्रैगन माउंटेन्स पड़ते हैं। मैं अभी सिर्फ टियर 1 पर हूँ। अगर मैं बिना सोए आराम किए वहाँ भागूं भी, तो भी सबसे जल्दी अगले साल तक ही पहुँच पाऊंगी, और वैसे भी मैं उसे हरा नहीं सकती। माफ करना ओल्ड वन, बस अभी के लिए डेमन किंग को रोके रखने की कोशिश करो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके खिलौने मत बनना। फोन मेरी उंगलियों से फिसलकर ताबूत के ढक्कन पर जोर से गिरा। मैं खाली नजरों से ऊपर पत्थर की छत को देखती रही। मेरे होंठ कांप रहे थे और सदमे से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक उसी पल एस्मोडियस का बड़ा हाथ लापरवाही से मेरे बालों को सहलाने लगा, जैसे किसी बिल्ली को शांत कर रहा हो। उस बर्ताव ने मुझे प्रेमिका की बजाय पालतू जानवर समझने और मेरी गरिमा का जरा भी ख्याल न करने ने एक पल में मेरी हिम्मत तोड़ दी। मेरे गले से अनजाने में ही एक धीमी, मीठी और पूरी तरह से औरतों जैसी सिसकी निकली। उस शर्मनाक आवाज को सुनकर मेरे दिल की गहराइयों से एक बेबस और दर्दनाक चीख निकली। सब खत्म हो गया। भले ही ये डेमन किंग अभी कितना भी मासूम क्यों न लगे। पूरे 1 साल तक एक ही बिस्तर पर रहने के बाद उसने जरूर इसे सहज रूप से भांप लिया होगा। अब तो खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। जल्द ही मैं एक सपने में खो गई, जहाँ मैं मीठी और चंचल आवाज में बात कर रही थी, प्यार भरी नजरों से उसके कंधे पर अपना गाल रगड़ रही थी। मेरे प्यारे डीमन किंग, आप मुझे अपनी रानी कब बनाने वाले हैं? ये सुनकर एस्मोडियस की नजरें ठंडी पड़ गईं। उसकी पतली उंगलियों ने मेरी ठुड्डी को जोर से पकड़ लिया। औरत, मेरी मेहरबानी से घमंडी मत बनो। रोने के बजाय मेरे गालों पर शर्म और उत्तेजना की लाली छा गई। जैसा कि डीमन किंग महाराज से उम्मीद थी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अगले ही पल वो दृश्य अचानक खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। मैंने मन ही मन खुद को कोसा और सपने से झटके से उठ बैठी, हाँफते हुए और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदों के साथ। तेजी से धड़कते दिल को थामे हुए मैंने मन ही मन सोचा, आखिर मुझे ऐसा अजीब सपना क्यों आया? क्या ऐसा हो सकता है कि ना सिर्फ मेरा शरीर बल्कि मेरा दिमाग भी बदल रहा है? तभी मैंने कुछ अजीब महसूस किया। मैं एस्मोडियस की तरफ पीठ करके सो रही थी, लेकिन अब मैं उसके सामने थी, और इतना ही नहीं, मैं उसे ऑक्टोपस की तरह लिपटी हुई थी। मेरे हाथ पैर कसकर उससे जुड़े हुए थे। ये बहुत ही ज्यादा करीबी स्थिति थी। मैंने मुश्किल से थूक निगला। मेरे जोर से धड़कते दिल की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरा चेहरा शर्म से जल रहा था। मैंने बिजली का झटका लगने की तरह अपने हाथ पैर झटके से पीछे खींचे और उन डरावने विचारों को दूर करने के लिए जोर जोर से सिर हिलाया। होश में आओ लाउड वन, तुम असल में एक लड़के हो। तुम्हें डीमन किंग हैंडसम कैसे लग सकता है? उसी पल एस्मोडियस की आंखें खुल गईं। नींद का कोई असर नहीं था, बस ठंडी सतर्कता थी, और उसकी नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। डर के मारे जमी हुई मैं जल्दी से सीधी और स्थिर लेट गई और एक बच्चे की तरह दबी दबी नजरों से ऊपर देखने लगी, जिसने कोई गलती की हो। क्या बात है मेरे डीमन किंग? मैंने डरते डरते पूछा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी अजीब हालत से उन्हें गुस्सा आ सकता है। लेकिन हमेशा की तरह बेरुखी दिखाने के बजाय एस्मोडियस ने अपनी भौहें से कोड़ ली। मुझे लगा कि आसपास की हवा का तापमान इतनी तेजी से गिर गया है
कि मैंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उस अहम पल में आखिरकार एस्मोडियस बोले। उनकी आवाज धीमी और भारी थी। शाओमी, तुमने कौन सा जादू इस्तेमाल किया? ये सुनकर मैंने हैरानी से अपना सिर टेढ़ा किया। जादू? तुम्हारा क्या मतलब है? एस्मोडियस थोड़ा आगे झुके और उनके हाव भाव में एक जबरदस्त भारी दबाव महसूस हुआ। अनजान मत बनो। अगर तुम्हारे पास जादू नहीं है तो मुझे कुछ गड़बड़ क्यों महसूस हुई? उन्होंने मेरे होठों को घूर कर देखा। उनका गला मुश्किल से हिल रहा था, जैसे वे किसी उमड़ती हुई भावना को दबाने की कोशिश कर रहे हों। जिस पल तुम जागी, मुझे अचानक एक अजीब सी इच्छा महसूस हुई। मैंने मासूमियत से पलकें झपकाई। मुझे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन एस्मोडियस ने और कुछ नहीं कहा। अचानक वे नीचे झुके, एक हाथ से मेरे सिर के पिछले हिस्से को मजबूती से पकड़ा और मेरे होठों पर जोरदार दर्दनाक चुंबन किया। हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे उनके होठों की गर्माहट महसूस हुई और उसके तुरंत बाद एक बेकाबू, तूफानी और जबरदस्त हमला हुआ। मेरा पहला चुंबन, जो 2 जन्मों से बचा कर रखा था। मैंने बिना सोचे समझे संघर्ष किया, उस पागल डीमन किंग को दूर धकेलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही एस्मोडियस के डरावने प्रभाव ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, मेरा शरीर तुरंत ढीला पड़ गया, जैसे जेली बन गया हो। कुछ सेकंड बाद एस्मोडियस ने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली कर ली। हल्की हल्की सांसें लेते हुए डीमन किंग पीछे हटे। मैं ताबूत में गिरी हुई थी। मेरे पैर जल रहे थे, होंठ सूजे हुए और सुन्न पड़ गए थे और मेरी नजर धुंधली हो गई थी। एस्मोडियस ने मेरे बिखरे हुए चांदी जैसे बालों को धीरे से सहलाया। उनकी आंखों में फिर से वही सामान्य शांति आ गई थी। अजीब है, ये तुम्हारा जादू नहीं लगता। ये सुनकर मैंने झुंझलाहट में दांत भींचे। हैरानी की बात ये थी कि एस्मोडियस ने अपनी ठुड्डी सहलाई और गंभीरता से स्थिति का विश्लेषण करने लगे। मैं डीमन किंगडम का स्वामी हूँ। कोई मामूली आकर्षण का जादू मेरी इच्छा शक्ति को नहीं हिला सकता। क्या ये रैग्नारॉक की शक्ति है? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आदिम जानवरों जैसी इच्छाओं का सारा दोष उस सील पर मढ़ दिया। वहीं दूसरी ओर मैं ठंड से ठिठुरते हुए एक कोने में दुबक कर रह गया, अपने हाथों से अपना मुंह कसकर दबाए हुए और गहरे दुख और शिकायत की भावना में डूबा हुआ। कैसा श्राप! ये साफ तौर पर सिर्फ कच्ची बेकाबू हवस थी। मेरे अंदर जिंदगी और मौत के खतरे का एक अभूतपूर्व एहसास जाग उठा। कल रात तो हम बस सोते समय एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन आज सुबह उसने जबरदस्ती मुझे दबाकर काबू कर लिया। आगे क्या होगा? उसके अगले दिन क्या होगा? मुझे कल रात ओल्ड सॉन्ग का भेजा हुआ मैसेज याद आया, जिसमें कहा गया था कि मदद के लिए और लोग अगले साल ही आ सकते हैं। और मैंने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे थे, मेरे लिए 1 साल तक टिके रहना नामुमकिन था। ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों के भीतर मैं अपनी वो वर्जिनिटी खो देता जिसे मैंने 2 जन्मों से बचा कर रखा था। चेहरे पर घोर निराशा लिए मुझे एस्मोडियस बाह से पकड़कर भूल भुलैया जैसे गलियारे में घसीट रही थी और जबरदस्ती सैर करवा रही थी। डीमन किंग लगभग 1.9 मीटर लंबा था और प्रभावशाली जोश के साथ कदम बढ़ा रहा था, जबकि मैं सिर्फ 1.57 मीटर का था। छोटे पैर, छोटे कदम। वो अपनी जबरदस्त ताकत से मुझे खींच रही थी, जिससे मैं लड़खड़ाते हुए और हाँफते हुए दौड़ने को मजबूर हो रहा था। धीरे चलो, मैंने हाँफते हुए कहा। मेरा दिल गहरे दुख से भरा हुआ था। ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। अगर मैं यहीं रहा तो देर सवेर ये मासूम दिखने वाली विकृत औरत मुझे शरीर और आत्मा दोनों से निगल जाएगी। मुझे इस श्रापित सील से भागने का कोई रास्ता खोजना ही था। एक बार जब मैं बाहर निकला, एक बार जब मैं सफलतापूर्वक भाग गया, तो मैं ओल्ड सॉन्ग को मैक्स लेवल तक पहुंचने में मदद कर सकता था और फिर डीमन किंगडम में जबरदस्त वापसी करके अपना बदला ले सकता था। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत अपनी आवाज को नरम, मीठा और प्यारा बना लिया। लॉर्ड डेमन किंग, ऐसे गोल गोल घूमने से काम नहीं चलेगा। क्या हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए? एस्मोडियस का रवैया थोड़ा नरम पड़ा, हालांकि उसकी आवाज सख्त बनी रही। उसका बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने ऊपर काली चट्टान वाली छत की ओर इशारा किया और अपना सिर प्यारे अंदाज में टेढ़ा किया। अपनी इतनी जबरदस्त ताकत से क्या आप एक ही घूसे में छत तोड़कर हमें बाहर नहीं निकाल सकते? एस्मोडियस अचानक रुक गया। उसकी आंखों में तिरस्कार था। लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है शियाओमी। मैं मन ही मन उसे कोस रही थी, लेकिन मेरी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। इस बारे में आपकी क्या राय है माय लॉर्ड? एस्मोडियस ने चट्टान की दीवार पर बने हल्के चमकते हुए जादुई निशानों की ओर इशारा किया। ये रैग्नारॉक नाम की प्रतिबंधित सील है। इसे जबरदस्ती खोलने पर जादुई प्रतिक्रिया यानी बैकलैश होगी, जैसे यही डेमन किंगडम में कोई प्रतिबंधित जादुई बम फट गया हो। इससे पूरा राज्य तबाह हो जाएगा और हम दोनों बुरी तरह घायल होकर गहरी नींद में चले जाएंगे। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे अचानक सब समझ आ गया हो, हालांकि मन ही मन में उसका मजाक उड़ा रही थी। तो ताकतवर डेमन किंग भी कुछ काम नहीं कर सकता था? कितना बेकार है ये। अचानक मुझे एक विचार आया, अगर हम अलग अलग हो जाएं तो मैं भागने का मौका पा सकती हूँ। मैंने अपने होठों को एक चालाक चिढ़ाने वाली मुस्कान में बदल लिया, ऐसी मुस्कान जिस पर थप्पड़ खाने का मन करे। तो फिर लॉर्ड डेमन किंग,
क्यों ना हम अलग अलग हो जाएं? उस तरह से ज्यादा फायदा होगा। मुझे हैरानी हुई। एस्मोडियस ने माथा पर बल डाला और साफ मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एबिस वॉचर्स कभी भी फिर से इकट्ठा हो सकते थे। अलग होने का मतलब था पक्की मौत। क्या उसे डर नहीं लग रहा था? कल की डरावनी घटनाओं के बारे में सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी अगले ही पल एस्मोडियस ने मेरा हाथ जोर से खींचा और मुझे जमीन पर ऐसे घसीटने लगा जैसे कोई बेकार पड़ी तलवार हो। आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरे से भरा था। तभी मेरी जेब में रखे फोन में जोरदार वाइब्रेशन हुआ। मैंने चुपके से उसे निकाल कर देखा। ओल्ड सॉन्ग का एक प्राइवेट मैसेज आया था। ओल्ड वन, कल रात को डेमन किंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुरंत ही एक और मैसेज आया। किंग ने रिक्रूटमेंट का ऑर्डर जारी कर दिया है। हम लगभग 1 हफ्ते में निकल सकते हैं। बस हिम्मत बनाए रखो। ये शब्द पढ़कर मैं वहीं बेहोश होते होते बचा। मैंने गुस्से में एक हाथ से स्क्रीन पर जोर जोर से टाइप किया, बहुत धीमा। टीममेट्स को रिक्रूट करने की क्या जरूरत है? किंगडम को बस पहले से मौजूद नाइट ऑर्डर को भेजना चाहिए। ओल्ड सॉन्ग ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बातों में कड़वाहट और बेबसी झलक रही थी। उसने बताया कि भले ही उसके पास हीरो का टाइटल था, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ टियर 1 की थी। यानी वो असल में बस एक दिखावटी नाम का हीरो था, जिसके पास सेना को जुटाने का कोई अधिकार नहीं था। उसके बहाने सुनकर मैं पूरी तरह निराशा में डूब गया। मैंने गुस्से में जवाब टाइप किया, 1.5 साल से एक सकअप स्लोली के साथ रह रहा हूँ। कौन खुद को उससे दूर रख पाएगा? जब तक तुम जैसे बेकार हीरो यहाँ पहुंचेगा, तब तक शायद डेमन किंग और मेरे बच्चे के जन्म का 1 महीने का जश्न शुरू हो चुका होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा। मुझसे दोबारा मिलने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन मैसेज भेजने के बाद चैट विंडो में सन्नाटा छा गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। अचानक स्क्रीन पर एक लंबा वॉइस मैसेज आया। मैंने बिना सोचे समझे उस पर टैप कर दिया। तभी फोन से एक जोरदार और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, नहीं ओल्ड वन, हम 10 साल से ज्यादा समय से भाई हैं। प्लीज मुझे ब्लॉक मत करो। तुम किसी भी हाल में डेमन किंग की पत्नी नहीं बन सकती। लाइन पर रहो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस दुनिया में मैं अकेला ट्रांसमाइग्रेटर यानी दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान रह जाऊंगा। उस भयानक चीख को सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और डर के मारे पसीना छूटने लगा। इसी बीच मेरे आगे चल रहा एस्मोडियस रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मेरे हाथ में चमकते हुए आयताकार फोन पर शक भरी नजर डाली। आखिर वो कौन था जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था? वो मेरा परिवार था। उस नाजुक पल में कांपते हाथों से मैंने जल्दी जल्दी वॉल्यूम बटन दबाकर आवाज बंद कर दी। फोन को कसकर अपनी छाती से सटाते हुए मैंने जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान बनाई और झूठ बोला कि वो मेरी मानसिक रूप से अस्थिर बहन है, पूरी तरह से पागल, इसलिए उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। लेकिन एस्मोडियस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे कोई निशानेबाज अपने लक्ष्य को दिखता है। अचानक वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपने बड़े हाथों से मुझे खींचकर गले लगा लिया और अपनी मजबूत बाहों से मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसकी खुरदुरी उंगलियों ने मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया। तुम्हारा परिवार माने या ना माने, तुम पहले से ही वू की मंगेतर हो। चाहे कुछ भी हो जाए, वू तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी पकड़ में पूरी तरह फंसी हुई मैंने प्यारी सी मुस्कान के साथ जोर जोर से सिर हिलाया। मैं समझ गई। असल में मैं मन ही मन एस्मोडियस के 18 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को कोस रही थी। मंगेतर? कैसी मंगेतर? एक बार जब ओल्ड सॉन्ग मैक्स लेवल पर पहुंचकर वापस आ जाएगा तो मैं इस डेमन किंग की खोपड़ी का इस्तेमाल फुटबॉल की तरह करूंगी। घबराहट में मेरी उंगली स्क्रीन पर घूमी और मेरी नजर एक जाने पहचाने ऐप आइकन पर पड़ी, ओमनिशेंट ऑल पावरफुल फायर। मैं ठिठक गया। मैंने एयर इंटरफेस में टाइप किया, मैं 9वें अंडरग्राउंड लेवल पर रैग्नारॉक टाउन में फंसी हुई हूँ। सील का स्रोत कैसे ढूंढूं? एनवायरमेंट एनालिसिस, हाई लेवल कॉम्पोजिट मैजिकल क्लोज्ड लूप स्पेस। सुझाया गया समाधान, माना डिटेक्टर डाउनलोड करें जो 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी माना स्रोत का सटीक पता लगाने में सक्षम है। ये जवाब देखकर मेरी आंखें लालच से चमक उठी। देवी की दी हुई उस चीज में सच में इतना जबरदस्त फंक्शन था। मैं जल्दी से मेन मेन्यू में वापस गया और जैसा सोचा था, मुझे कोने में एक रडार का आइकन दिखाई दिया। तभी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो आई जिसने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। नया वर्जन 6.44 मिला है। नया फीचर, लव ब्रेन वेव डिटेक्शन। अभी अपडेट करें। उस जाने पहचाने लेकिन अजीब से टेक्स्ट को देखते हुए मेरे मुंह का कोना बेकाबू होकर फड़कने लगा और मैंने जोर से उस छोटे से नो बटन पर उंगली दबा दी। और तो और स्क्रीन पर एक बेरहम मैसेज आया, वर्जन पुराना हो गया है, आगे बढ़ने के लिए कृपया अपडेट करें। तो क्या मैं इसे अपडेट किए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकती? तुम जैसे लालची सॉफ्टवेयर मेरी राय क्यों पूछते हो? दांत पीसते हुए मेरे पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छी बात ये थी कि आर्टिफैक्ट की कनेक्शन स्पीड बहुत तेज थी। प्रोग्रेस बार पलक झपकते ही पूरा हो गया और स्कैनर इंटरफेस आ गया। लेकिन मेरे चेहरे पर पूरी तरह मुस्कान आने से पहले ही स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखा, फास्ट ट्रायल यूजर, आपके पास अभी 15 मिनट का फ्री एक्सेस है। सटीक ट्रैकिंग के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। नीचे पेमेंट के 2 विकल्प दिए गए थे, 1 महीने के लिए 25 सिस्टम कॉइन्स या बार बार होने वाले सब्सक्रिप्शन के पहले महीने के लिए 15 सिस्टम कॉइन्स छूट के साथ। मेरा खून खौल उठा, मेरी मुट्ठी कस गई। मैं यहाँ दूसरी दुनिया की काल दोठरी में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और ऊपर से ये लालची तरीके मुझसे पैसे ऐंठ रहे थे। फोन को कसकर पकड़ने से मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे।
और मेरा मन कर रहा था कि उस बेकार चीज को वहीं कुचल दूं। फिर भी ये एहसास होने पर कि यही मेरा एकमात्र सहारा है, मैंने चुपचाप बार बार होने वाला सब्सक्रिप्शन चुन लिया। पेमेंट होते ही एक साफ चचिंग की आवाज आई और मेरी मेंबरशिप के फायदे तुरंत चालू हो गए। मेरे पीछे एस्मोडियस मुझे तेजी से टैप करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे के भाव झुंझलाहट से बदलकर दर्द भरे पछतावे में बदल गए और उसने पूछा, क्या तुम्हारा काम हो गया? पूरी तरह हारा हुआ महसूस करते हुए मैंने गहरी सांस ली और कहा, रुको, जरा रुको। हाई लेवल मैजिक एरे चलाना मुश्किल काम है, बस एक पल और, लॉर्ड हामू। मैं तेजी से स्क्रीन की ओर मुड़ी। पेमेंट करने के बाद इंटरफेस बिल्कुल अलग दिख रहा था। डिस्प्ले पर स्कैनिंग की कई कैटेगरीज दिखाई देने लगी, जैसे जीवन शक्ति, एलिमेंटल एनर्जी, मारने की नियत, यहाँ तक कि रोमांटिक फेरोमोन्स। मैंने उनमें से ज्यादातर पर ध्यान नहीं दिया और सीधे सील/बैरियर स्ट्रक्चर को चुना। तुरंत ही स्क्रीन पुराने जमाने के गाइगर काउंटर जैसी दिखने लगी। फोन को ऊपर उठाकर मैं धीरे धीरे किसी फेंगशुई मास्टर की तरह गोल गोल घूमने लगी, जब तक कि मेरी उंगली भूल भुलैया के बाईं ओर एक सुनसान जर्जर रास्ते की तरफ नहीं मुड़ी। एक जोरदार गूंजती हुई थरथराहट के साथ स्क्रीन पर लाल सुई तेजी से लाल जोन में चली गई और जोर जोर से कांपने लगी। वहाँ मेरी आंखें चमक उठी और मैंने उत्साह से अपना दूधिया सफेद हाथ ऊपर उठाया। मेरे प्रभु, ये ठीक वही है। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। एस्मोडियस ने उस दिशा में देखा जहां मैंने इशारा किया था। उनकी आंखों में थोड़ा शक था। डीमन सोर्ड किंग ने असल में मुझ पर शक करने की हिम्मत की थी। मैं तुरंत सतर्क हो गई। अपनी कमर पर हाथ रखकर और अपनी गर्व से भरी सुडौल छाती को फुलाकर मैंने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और गर्व और जीत के भाव से कहा कि ये मेरे देश की एक दिव्य चीज है, बिल्कुल अचूक। मेरे इस गर्वीले नखरीले अंदाज को देखकर एस्मोडियस की आंखों की लालिमा अचानक और गहरी हो गई। अगले ही क्षण बिना किसी चेतावनी के वे नीचे झुके, एक बड़े हाथ से मेरी ठुड्डी पकड़ी और मेरे गाल पर जोर से किस कर दिया। उस मौत जैसी शांत भूल भुलैया में मेरे दिल के टूटने की आवाज जैसे गूंजने लगी। मेरे चेहरे का गर्वीला भाव तुरंत जम गया, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। मैंने अपना हाथ झटके से अपने आधे चेहरे पर रखा और डर के मारे पीछे हट गई। आप क्या कर रहे हैं? एस्मोडियस बिल्कुल शांत रहे। मुझे नहीं पता, जब तुम इतना गर्व दिखा रही थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे अचानक ऐसा करने का मन हुआ। फिर उन्होंने बेपरवाही से हाथ हिलाया और मुझे फिर से आगे बढ़ने का इशारा किया। वहाँ खड़े होकर शर्म और गुस्से से मेरे गाल लाल हो रहे थे और मुझे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। ये आदमी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं बस एक चुड़ैल हूँ जिसे अपनी मर्जी से हुक्म दिया जा सकता है। ये बर्दाश्त से बाहर था। मन ही मन में उस कमीने के हजारों टुकड़े कर रही थी, लेकिन असलियत में मेरे पास अपना गुस्सा पी जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो मुंह फुलाए हुए और नाराजगी भरे भाव से मैं उस डिवाइस को ऊपर उठाए आगे बढ़ी। हम उस उलझी हुई भूल भुलैया में 10 मिनट तक घूमते रहे, जब तक कि मैं आखिरकार रुक नहीं गई। हमारे रास्ते में काई से ढकी एक काली चट्टान खड़ी थी, यानी आगे कोई रास्ता नहीं था। हैरानी से मेरी आंखें पाटी की फटी रह गई और मैंने घबराहट में अपने हाथ में पकड़े डिवाइस को जोर जोर से हिलाया। फिर भी स्क्रीन पर मौजूद लाल सुई जिद पर अड़ी दाहिनी ओर ही टिकी रही, जो ये बता रही थी कि यहाँ मौजूद जादुई ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक है। तभी एस्मोडियस मेरे पास से गुजरा। उसने अपनी पीली पतली हथेली चट्टान पर रखी और अंदर की चीजों को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हथेली से तुरंत एक अदृश्य लहर बाहर की ओर फैली। श्याओमी, तुम्हारा जादुई उपकरण एकदम सही काम कर रहा है। यही वो जगह है। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, जबरदस्त जादुई शक्ति का एक सैलाब तेजी से चट्टान के अंदर समा गया। अचानक एक गहरी दबी हुई दहाड़ सुनाई दी और जो दीवार कभी न टूटने वाली लग रही थी, वो खिलौने के ब्लॉक की तरह भरभराकर गिर पड़ी। उड़ती हुई धूल और मलबे के बीच शुद्ध काले क्रिस्टल से बना एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। उसकी दीवारें शीशे की तरह चिकनी थी और उनसे ऐसी रोशनी परावर्तित हो रही थी जो गहरी खाई की तरह अंधेरी और अथाह थी। ये सचमुच खुल गया। मैं इतनी उत्साहित थी कि खुशी से उछल पड़ी और मेरी पूंछ तेजी से हिलने लगी। ये यकीन होने पर कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, मैं उत्सुकता से उस कमरे के अंदर चली गई। एस्मोडियस ठीक मेरे पीछे था और उसकी आंखें सावधानी और सतर्कता से आसपास के माहौल को परख रही थीं। लेकिन जैसे ही हम दोनों पूरी तरह से कमरे के अंदर पहुंचे, बिना किसी चेतावनी के अचानक उस जगह की गहराइयों से एक जोरदार धमाका हुआ। एक जोरदार झटके से गुफा हिल गई। जहां दीवार गिरी थी, वहां काले क्रिस्टल का एक विशाल ड्रैगन ब्लॉकिंग पत्थर आ गिरा, जिससे हमारे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता तुरंत बंद हो गया। डर से कांपते हुए मैं बिना सोचे समझे एस्मोडियस के पीछे भागी और उसका केप कसकर पकड़ लिया। एस्मोडियस ने मेरे बाल सहलाए और फिर आराम से कमरे के बीच में चला गया, जहां कमर की ऊंचाई का एक पत्थर का चबूतरा था। उसकी सतह पर प्राचीन हल्की चमकती हुई लिखावट रून्स बनी थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एस्मोडियस ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उन पुराने अक्षरों को छुआ। ये एक ऐसा कमरा है जहां से हम बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम वो न करें। एस्मोडियस ने कमरे के दूसरे छोर पर कसकर बंद क्रिस्टल के दरवाजे की ओर देखा और नतीजा निकाला कि ये कुछ खास नियमों वाला एक इम्तिहान था। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
एक आधुनिक आत्मा होने के नाते जिसने अनगिनत कहानियां पढ़ी थीं, मैं इस अजीब से कहानी के मोड़ को, ट्रोप को अच्छी तरह जानती थी। मेरे शरीर से झरने की तरह ठंडे पसीने छूटने लगे। अगर मैंने सच में ऐसा किया तो क्या मैं सचमुच डेमन किंग की औरत नहीं बन जाऊंगी? मैं आखिरकार दूसरी दुनिया में आई थी, बिना किसी एल्फ या कैट गर्ल से मिले, और यहाँ मुझे सबसे पहले एक शादीशुदा औरत बनने का सामना करना पड़ रहा था। ये किसी मौत की सजा जैसा लग रहा था। तभी हमेशा की तरह तेज नजर रखने वाले एस्मोडियस ने कुछ देखा। तुम्हें पता है कि उन अक्षरों में क्या लिखा है? मैंने जोर जोर से सिर हिलाकर मना किया। मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ। झूठी। एस्मोडियस की आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसने मुझे मजबूती से पकड़कर अपनी छाती से सटा लिया। मुझ पर भारी दबाव महसूस हुआ और डेमन किंग की आवाज में हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंडक आ गई। तुम सच जानती हो, या तुम अपने मालिक की बात नहीं मानना चाहती? उसने मेरी मंगेतर बनने की इच्छा का जिक्र किया, फिर भी मेरा दिल बुरी तरह से इसका विरोध कर रहा था। एस्मोडियस की आवाज और भी खतरनाक हो गई। मेरे पैर आपस में भिंज गए और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार मैं एक ऐसी सक्यूबस थी जिसने अपनी वर्जिनिटी बचा कर रखी थी। डेमन किंग के दबदबे वाले अंदाज के सामने मेरा शरीर अपने आप झुकने को मजबूर हो रहा था। शर्म और निराशा ने तुरंत मेरी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। शर्म से लाल होकर मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और हार मानकर चिल्लाई, हमें बच्चा पैदा करना होगा। जब तक हम वो नहीं करते, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये चिल्लाने के बाद मैंने शर्म और गुस्से में अपना चेहरा छिपा लिया और काश जमीन मुझे निगल जाती। फिर भी एस्मोडियस की आवाज ऊपर से आई, जिसमें हैरानी थी। ओह, बस इतनी सी बात है। चौंक कर मैंने ऊपर देखा तो पाया कि डेमन किंग बिल्कुल शांत थे। फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा छोटा सा हाथ पकड़ लिया, हमारी तर्जनी उंगलियों को कसकर आपस में फंसा लिया। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत आसान है। मेरे चेहरे की मांसपेशियां अनजाने में फड़कने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचे दर्जे के डेमन किंग बिल्कुल मासूम वर्जिन होंगे। बेबस और पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हुए मैंने अपने कंधे ढीले छोड़ दिए। नहीं, मैंने समझाया, ये हाथ पकड़ने से कहीं ज्यादा करीबी मामला होना चाहिए, बहुत गहरा, बहुत नजदीकी। एस्मोडियस ने सोच विचार कर पलकें झपकाईं, फिर और करीब आए। उनकी विशाल परछाई ने तुरंत मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और मैंने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी किस्मत का इंतजार करने लगी। लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक हवा में उठा लिया गया। डेमन किंग की मजबूत बाहों ने मुझे मजबूती से थाम लिया था। उन्होंने मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरह गोद में उठाया हुआ था। मैंने हैरानी से आंखें खोली तो देखा कि डेमन किंग की नजरें बेहद संजीदा थीं। हाथ पकड़ने से ज्यादा करीबी काम तो गले मिलना ही हो सकता है। अपनी बाहों में मुझे नीचे देखते हुए डेमन किंग ने पूरी गंभीरता से पूछा, अगर 1 मिनट तक हाथ पकड़ने से वारिस पैदा हो सकता है, तो अगर हम एक दूसरे को इस तरह पकड़ने को कितना समय लगेगा? आधा मिनट? ये सुनते ही मेरी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। कुछ ही इंच दूर उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। हम इस बोर्ड पर पहुंच गए थे, फिर भी उसे कुछ पता नहीं था। अगर ऐसा था तो उसने पहले मुझे जबरदस्ती किस क्यों किया था? लेकिन तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, पहल अब मेरे हाथ में थी। आखिरकार अगर मैं खुद पहल नहीं करती तो वो सील कभी नहीं टूटती। क्या मैं सचमुच अपनी पूरी जिंदगी इस मासूम डेमन किंग के साथ इस अंधेरे कमरे में फंसी रहने वाली थी? लेकिन अगर मैं उसे बच्चे पैदा करने का असली तरीका सिखाती, जरा सोचिए, असीमित स्टैमिना वाला डेमन किंग, एक बार जब उसे इसका मजा मिल जाता तो भूल भुलैया से निकलने के बाद वो दिन रात यही करता रहता। शायद मैं लगातार 3 दिन और 3 रात बिस्तर से उठ भी न पाती। बस इसी ख्याल से शर्म और बेचैनी के मारे मेरा चेहरा तमतमा उठा। तभी मैंने अपने सामने खड़े उस आदमी पर एक नजर डाली। मुझे मानना ही होगा, वो बेहद हैंडसम था। मेरे पैरों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई और मैंने अपने दांत कस लिए। मुझे लगा जैसे मैंने आखिरकार एक बहुत मुश्किल फैसला कर लिया है। लॉर्ड डेमन किंग, मैंने धीरे से कहा, असल में बच्चा पैदा करने का तरीका है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, हवा में एक जोरदार कंपन हुआ, ऐसा कंपन जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। एस्मोडियस की आंखें तीखी हुईं। उसने तुरंत मुझे अपनी बाहों में उठाया और पीछे टेलीपोर्ट हो गया। एक पल बाद ही घनी काली तेजाबी जैसी ऊर्जा की बौछार उस जगह पर आ गिरी जहां हम अभी खड़े थे। काले सुनहरे पत्थर का सख्त फर्श दरारों से भर गया और तीखे सफेद धुएं के साथ सिसकने लगा। हे, तो तुम इस जगह को ढूंढ ही लाए। एबिस वॉचर का विशाल रूप एक बार फिर उभर आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो न सिर्फ मौत के मुंह से वापस आएगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा विशाल हो जाएगा। लॉर्ड एस्मोडियस, मेरे प्यारे मालिक, मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा। आप हमेशा यही रहेंगे और पूरी तरह से मुझ में समा जाएंगे।
जैसे ही ये शब्द हवा में खोए, विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर जो गिरते हुए पहाड़ जैसी भारी थी, हम पर आ गिरी। दुनिया को खत्म कर देने वाले हमले का सामना करते हुए एस्मोडियस की नजरें ठंडी पड़ गईं और उसके शरीर से एक जानलेवा ऊर्जा फूट पड़ी। फिर भी उसकी बाहों में सिमटी हुई मैंने गुस्से से दांत बीचे। मेरा चेहरा पूरी तरह चिढ़ से भर गया। अरे पागल, तुझे बस यहीं आना था और मेरा पल खराब करना था। मैं मन ही मन चिल्लाई। मेरा मन कर रहा था कि उस राक्षस को अपने हाथों से चीर फाड़ दूं। उसे खत्म कर दो लॉर्ड डेमन किंग। अचानक मेरे चेहरे के भाव जम से गए। रुको, जो शब्द अभी मेरे मुंह से निकले उनमें कुछ तो गड़बड़ थी। रुको, ये अजीब है। मैंने हैरानी में अपना फोन जोर जोर से हिलाया। क्या ये कबाड़ फोन खराब हो गया था? उस मॉन्स्टर का टेंटिकल लगभग मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था, तो फिर उसमें कोई बुरी नियत कैसे नहीं हो सकती थी? तभी एबिस वॉचर की डरावनी दहाड़ हवा में गूंजी। लॉर्ड एस्मोडियस, मैं आपके मांस और रक्त को अपने शरीर में मिला लूंगा। मेरे मुंह में अजीब सी हरकत हुई, क्योंकि मेरे मन में एक बहुत ही बेतुका ख्याल आया। कहीं ये वही तो नहीं? घृणा और विरोध के भाव के साथ मैंने धीरे धीरे अपनी उंगली स्क्रीन पर चमक रहे एक नए विकल्प की ओर बढ़ाई। विकल्प 6, स्नेह और हार्मोन। दांत भींचते हुए मैंने उस पर टैप किया। जैसे ही विकल्प चालू हुआ, फोन जबरदस्त तेजी से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर लाल सुई बेकाबू हो गई, तुरंत अधिकतम स्तर पर पहुंच गई और दाईं ओर के आखिरी किनारे पर जाकर अटक गई। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। अजीब तरह के स्नेह की बहुत ज्यादा मात्रा का पता चला है, 97%। मैंने मन ही मन सोचा, तो ये तो पूरी तरह से यानडेरे का मामला था। स्नेह का इतना ज्यादा स्तर देखकर अचानक सब कुछ समझ में आ गया। मैंने फोन को कमरे में घुमाया। जैसे ही लाल सुई बीच में रखी वेदी के ऊपर से गुजरी, एक तेज अलार्म बज उठा और रीडिंग अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई। लॉर्ड एस्मोडियस, मुझे मिल गया है। मैंने वेदी की ओर इशारा किया। वहां उसका असली रूप ठीक उसी के नीचे है। एस्मोडियस रुका। उसकी लाल आंखों में कुछ समझ आने का भाव दिखा, लेकिन उसी पन हवा में तैर रहे एबिस वॉचर का शरीर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। नहीं नहीं, वहां नहीं। उस मॉन्स्टर ने अपने सभी काले टेंटिकल्स को हरकत में लाया और पत्थर की वेदी की ओर पागलों की तरह झपटा। दफा हो जाओ। एस्मोडियस की नजरें ठंडी हो गईं। वो उस जीव को कोई मौका नहीं देने वाला था। एक ठंडी फुफकार के साथ उसने राक्षसी ऊर्जा की एक बाढ़ छोड़ी, जो कई गहरे काले बिजली से भरे भालों में बदल गई और जोरदार तूफान की तरह बरसने लगी। एक पल में उसने झपटती हुई काली परछाई को टुकड़ों में उड़ा दिया। एस्मोडियस ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था और वो पत्थर के प्लेटफॉर्म के किनारे पर हल्के से उतरा। मुझे नीचे उतारकर उसने एक हाथ से प्लेटफॉर्म का किनारा पकड़ा। उसके हाथ की मांसपेशियां तुरंत उभर आईं और सैकड़ों कैटी वजन वाला विशाल काला प्लेटफॉर्म एक भारी गूंजती हुई आवाज के साथ सीधे ऊपर खींच लिया गया। हवा में धूल उड़ने लगी, जिससे प्लेटफॉर्म के नीचे एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। एक गुप्त जगह जिसमें काले क्रिस्टल का एक शानदार ताबूत रखा था। एस्मोडियस ने बिना किसी भाव के अपना हाथ उठाया और जादू के एक झटके ने तुरंत क्रिस्टल के ढक्कन को एक तरफ फेंक दिया। उसी पल वॉचर का विशाल और परछाई जैसा रूप टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगा, जैसे लेत का महल अपना सहारा खो रहा हो। फिर भी मेरी आंखों के सामने कोई घिनौना राक्षस नहीं था। अंदर एक युवा लड़की लेटी हुई थी, जो मुश्किल सी किशोरावस्था में थी और बेहद प्यारी लग रही थी। उसके छोटे हल्के बैंगनी बाल थे और सिर पर छोटे युवा सींग थे। उसकी त्वचा गोरी, लगभग पारदर्शी थी और उसने पुराने लेकिन साफ सुथरे काले औपचारिक कपड़े पहने थे, जिससे वो बिल्कुल एक नाजुक कोमल गुड़िया जैसी लग रही थी। मैं हैरान रह गया। ये अंतर बिल्कुल अजीब था। जो जीव अभी अभी हमें टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हुए जोर जोर से दहाड़ रहा था, वो असल में एक छोटी सी राक्षसी लड़की निकली। इस बीच एस्मोडियस ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और सोच में डूब गया। तभी क्रिस्टल के ताबूत में लेटी उस छोटी सी बच्ची ने अपनी पलकें झपकी और धीरे धीरे आंखें खोली। उसके खूबसूरत बैंगनी आंखों में नींद के बाद की उलझन दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एस्मोडियस पर टिकी, जो ऊपर से उसे देख रहा था, वो उलझन तुरंत गहरे डर में बदल गई। महाराज डेमन किंग! बच्ची ने अपना सिर पकड़ा और जोर से दिल दहला देने वाली चीख निकाली। मैंने क्या कर दिया? मैंने सचमुच महाराज डेमन किंग पर हमला कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज डेमन किंग, मैंने पाप किया है। वो ताबूत से बाहर निकली और एस्मोडियस के पैरों पर गिर पड़ी। पत्थर के फर्श पर अपना माथा जोर जोर से पटकने लगी। मैं इस मकारी जामी नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। बगावत के ऐसे कार्य के लिए मैं अपनी जान देकर ही प्रायश्चित कर सकती हूँ। उस बच्ची ने सचमुच अपनी आस्तीन से एक तेज खंजर निकाला। वो बिना किसी देर के अपना गला काटने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, ऐन आखिरी पल में एस्मोडियस ने लात मारकर खंजर दूर फेंक दिया। उसकी नजरें भारी थीं और वो उस छोटी बच्ची के सिर पर मौजूद दो नाजुक और अविकसित काले सींगों को ध्यान से देख रहा था। तुम्हारे पैरों और तुम्हारे माना सर्किट को देखकर लगता है तुम वैलन परिवार से हो, है ना? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही गहरा दुख भी झलक रहा था। वैलन परिवार वफादार लोग थे, जिन्हें अनुष्ठान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुझे कैद किए जाने से पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। क्या तुमने भी धोखा दिया? अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से धोखा मिलना निसंदेह डेमन किंग के लिए बहुत बड़ा झटका था।
फिर भी धोखा शब्द सुनकर उस छोटी बच्ची को गहरी बेइज्जती महसूस हुई। उसने अचानक अपना आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। नहीं लॉर्ड डेमन किंग, वैलन परिवार ने आपके लिए आखिरी सदस्य तक लड़ाई लड़ी। मैं सिल हूँ, पुराने कबीले के मुखिया सिगौल की बेटी। मैं आपके बारे में कहानियां सुनकर बड़ी हुई और हमेशा आपकी इज्जत करती थी। लेकिन जिस दिन आपको कैद किया गया, मेरे परिवार को खत्म कर दिया गया। उन नीच गद्दारों ने मेरे पिता को काबू में रखने के लिए मुझे बंधक बना लिया। आखिरकार उन्होंने मुझे रैग्नारॉक रिश्म का हिस्सा बना दिया और मुझे जबरदस्ती यहाँ कैद कर दिया, जिससे मेरे प्रति आपकी श्रद्धा एक पागलपन भरी सनक और नाराजगी में बदल गई। ऐसी भावनाएं जो अंततः उस राक्षस में बदल गईं। वो निराशा में रो पड़ी। मैं ऐसे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाई। एस्मोडियस ने अपनी नजरें झुकाईं और हल्के हल्के धड़कते जादुई पत्थर को ध्यान से देखने लगा। उसके अंदर काले धुएं का एक डरावना गुबार साफ दिख रहा था। उसने सोच समझकर सिर हिलाया और उसकी आंखों की हाड़ कंपा देने वाली ठंडक गायब हो गई। हालांकि मैंने अपने होंठ सिकोड़ लिए, मेरे दिल में एक अजीब सी कड़वाहट उठ रही थी। क्या ये सच है? कहीं डेमन किंग इस बेचारी छोटी बच्ची को देखकर पिघल तो नहीं रहे? क्या पता ये लड़की बस नाटक कर रही हो। सिल के प्यारे आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर मुझे थोड़ी जलन हुई। मैं मन ही मन उन मर्दों को कोस रही थी जो छोटी बच्ची को देखते ही अपना होशो हवास खो बैठते हैं। अगले ही पल बिना सोचे समझे मेरा शरीर हरकत में आ गया। मैं एस्मोडियस से सटकर खड़ी हो गई और अपना हाथ उनके हाथ में फंसा दिया। ये हरकत साफ जाहिर कर रही थी कि यहाँ मेरी ही चलेगी। अरे अरे लॉर्ड डेमन किंग, मैंने तंज कसते हुए उन्हें आगाह किया। इस छोटी बच्ची के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आपको इसके प्यारे चेहरे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर हिल बुरी तरह डर गया और जल्दी से फिर से झुककर प्रणाम करने लगा। ये महिला सही कह रही हैं। अगर आप मुझे अभी मार भी दें तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। हिल ने अचानक डरते डरते अपना सिर उठाया। असल में मैं एक लड़का हूँ। माहौल एकदम जम सा गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को हैरानी से देखा। उसके रेशमी बाल और नाजुक नैन नक्श थे। इतनी प्यारी सी दिखने वाली चीज असल में एक लड़की थी। जहाँ मैं सदमे में थी, वहीं एस्मोडियस बहुत शांत बना रहा। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और हिल के सिर पर मौजूद काले रंग के 2 छोटे अविकसित सींगों की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से समझाया, वेलन परिवार डेमन और एल्फ्स की मिश्रित नस्ल है। इस कबीले की महिलाओं के जन्म से ही 5 सींग होते हैं। चूंकि इसके सिर्फ 2 सींग हैं, इसलिए ये साबित होता है कि ये पुरुष है। घुटनों के बल बैठे हिल ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, उसने शर्मिंदगी से अपने कपड़ों का कोना खींचा। उसके गाल गुलाबी हो गए, क्योंकि पारंपरिक रस्मी कपड़ों का स्टाइल ऐसा है कि वे स्त्री और पुरुष दोनों जैसे लगते हैं। इसलिए बाहरी लोग कभी कभी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। ये सुनकर मैं मन ही मन चिल्लाई, कभी कभी कोई भी गलत फहमी का शिकार हो सकता है। ऊपर से उसकी आवाज इतनी कोमल और मीठी थी, पता ही नहीं चलता था कि वो लड़का है। एक पल में दुनिया को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया। मैंने मासूम प्यारी हिल को देखा और फिर अपने छोटे से लड़की जैसे शरीर को। मेरे दिमाग में धीरे से एक शब्द उभरा, बेतुका। मुझ जैसा एक बड़ा आदमी एक खूबसूरत लड़की बन गया था, जबकि ये प्यारी सी छोटी लड़की असल में एक लड़का निकला। क्या इस अजीब दुनिया में कोई सामान्य इंसान है भी? बस मुझे यहाँ से ले जाओ, बस करो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एस्मोडियस ने रूखेपन से कहा और उस अजीब माहौल को खत्म कर दिया। उसने घुटनों के बल बैठे हिल को देखा और गहरी सांस ली। तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं था, और तुम्हारे पिता की मौत लड़ाई में दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि जानकारी ना होने की वजह से हुई थी। इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हिल की आंखों में आंसू आ गए। एस्मोडियस बेचैन लग रहा था। बस बहुत हुआ, घुटनों से उठो और आगे बढ़ो। उसने दूर एक क्रिस्टल के दरवाजे की ओर इशारा किया। चैन शेंग ने बात आगे बढ़ाई, चूंकि तुम्हें बाद में यहाँ लाया गया था, तो तुम्हें जरूर पता होगा कि इस लेवल से बाहर कैसे निकलना है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता पता है, लेकिन ज़ेयर हिचकिचाई। वो डरी हुई और बोलने में हिचकिचा रही थी। लेकिन क्या? एस्मोडियस की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस लेवल के एग्जिट पर लगा सील एक पुरानी चीज से लॉक्ड है, केओस क्यूब। कहा जाता है कि इसे सिर्फ कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही खोल सकता है। ये नाम सुनकर जानकार डेमन किंग भी उलझन में पड़ गया। ज़ेयर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो जल्दी से खड़ी हुई और हमें कमरे के दूसरे कोने में कसकर बंद क्रिस्टल के दरवाजे के पास ले गई। उसने दरवाजे के फ्रेम पर कुछ पल हाथ घुमाया, फिर एक उभरे हुए निशान को दबाया। क्लिक। दीवार में बना एक छिपा हुआ खाना धीरे से खुला। फिर ज़ेयर ने सावधानी से एक क्यूब बाहर निकाला, जिससे कई रंगों की चमक निकल रही थी। यही है, तुम्हें इसके सभी 6 बेतरतीब रंगों वाले हिस्सों को बिना तोड़े एक ही रंग में लाना होगा। ये बहुत मुश्किल है। कहावत है कि सदियों पहले एक इंसानी ऋषि के अलावा एल्वन पैगंबर और आर्क मेजेस भी इसके सामने बेबस रहे हैं। एस्मोडियस रंग बिरंगे क्यूब को घूरने लगा। उसकी भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। तभी मैं डेमन किंग के पीछे से झांके बिना नहीं रह सका और उस तथाकथित पुरानी चीज को ध्यान से देखने लगा। मैं वहां हैरान परेशान खड़ा था। मेरे मुंह के कोने बेकाबू होकर फड़क रहे थे। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए एस्मोडियस ने अपना सिर घुमाया। क्या तुम इस चीज को पहचानते हो? मैंने अजीब तरह से अपना गाल खुजाया। मैं इसे पहचानता हूँ, हाँ, लेकिन मेरे घर पर यह बस एक खिलौना है। हर कोई इससे खेलता है, मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े। क्या तुम लोगों में से किसी ने भी इसे कभी नहीं देखा? एक खिलौना? ज़ेयर ने तुरंत कहा
उसकी आंखें बाहर निकल आने को थीं। एस्मोडियस की आंखों में भी हैरानी की एक झलक दिखी। उसने क्यूब छीन लिया और मेरी तरफ बढ़ाया। क्योंकि तुम इसे पहचानती हो तो इसे सॉल्व करो। उस क्रिस्टल क्यूब को देखकर, जो पूरी तरह से उलझा हुआ था, मुझे अचानक असुरक्षित महसूस हुई और मैं पीछे हट गई, अपने हाथ खींच लिए। असल में मैं इस बारे में, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, ज़ेयर, जो मुझे बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों से देख रही थी, ने अचानक बीच में टोकते हुए पूछा, वैसे लॉर्ड डेमन किंग, ये महिला असल में कौन है? इस सवाल पर एस्मोडियस के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने अपना लंबा हाथ घुमाकर मुझे दबंगई से अपनी बाहों में खींच लिया। उसका मजबूत हाथ अचानक कस गया, जिससे मैं सहर गई। मैं विरोध नहीं कर पाई और खुद को उसके मजबूत सीने से सटा हुआ पाया। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ये लिलिथ अगस्ता है। ये मेरी जीवन संगिनी है और डेमन किंगडम की भविष्य की और एकमात्र रानी है। महाराज, ज़ेयर का चेहरा पीला पड़ गया और वो घुटनों के बल जोर से जमीन पर गिर पड़ी। तो ये महारानी है। मैं अंधी थी और मैंने पहले आपका अपमान किया। कृपया मुझे माफ कर दे महारानी। तुम रानी हो, तुम्हारा पूरा परिवार रानी है। मैं मन ही मन सोचा, मेरी जिंदगी एक समर्पित पत्नी का रोल निभाते हुए बिताने की कोई इच्छा नहीं थी। फिर भी मेरे होठों पर मुस्कान आ ही गई। पता चला कि डेमन किंग की पत्नी होने में एक अलग ही तरह का गर्व और रोमांच था। मैंने गर्व से अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी आवाज ने मेरी कल्पना को तोड़ दिया। क्योंकि तुम इस चीज को पहचानती हो लिलिथ अगस्ता, मेरी मंगीतर के तौर पर मेरी बेइज्जती मत करना। मैं तुम्हें इसे सॉल्व करने का आदेश देता हूँ। उसका मेरा पूरा नाम सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरा पूरा नाम तभी लेता था जब कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद हो। अकेले में वो हमेशा मुझे शियोमी कहकर बुलाता था। वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ इंसान मुझे साफ तौर पर एक पालतू जानवर की तरह समझता था। हालांकि मैं गुस्से से उबल रही थी, लेकिन डेमन किंग के आदेश को ना मानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अपने हाथों में उलझे हुए क्रिस्टल पजल क्यूब को देखते हुए मैं कोई कमजोर सा बहाना बनाना चाहती थी। आखिरकार मैंने ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं पढ़ा था। भला इतनी मुश्किल पहेली को कौन सॉल्व कर सकता था? तभी मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया। रुको, अगर मैं अपने फोन पर ओमनिसिएंट ऐप का इस्तेमाल करूं तो मैं इसे आसानी से हल कर सकती हूँ। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी आंखों में पूरा भरोसा चमक रहा था। मेरे लिए ये बस एक आम खिलौना है। मेरे बगल में खड़ी ज़ेयर मुझे बहुत ही श्रद्धा और हैरानी से देख रही थी। अद्भुत, महारानी से ऐसी ही उम्मीद थी। उस तारीफ का मजा लेते हुए मैंने गर्व से दोनों को जाने और आराम करने के लिए कहा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और बिना एक पल की देरी किए रूबिक्स क्यूब के सभी 6 तरफ की फोटो खींच ली। मुझे बहुत हैरानी हुई कि कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर सबसे अच्छा तरीका आ गया, जिसमें कुल मिलाकर सिर्फ 21 चालों की जरूरत थी। उन एकदम सही स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को देखते हुए मैंने बहुत तेजी से क्यूब को घुमाया और मेरे होठों पर एक घमंडी और मजाकिया मुस्कान आ गई। इसे कहते हैं डायमेंशनल स्ट्राइक। एक बार जब मैं इसे हल कर लूंगी तो मैं इस नरकीय जगह से बाहर निकल आऊंगी। फिर मैं चुपके से निकल जाऊंगी और ओल्ड सॉन्ग को ढूंढूंगी। बस जरा रुको एस्मोडियस, तुमने सच में मुझे चूमने की हिम्मत की। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी मैं अपने लोगों को बुलाऊंगी और वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। हो गया, मैंने हीरो की टीम तैयार कर ली है। स्क्रीन को देखते हुए मैंने तेजी से टाइप किया, बहुत बढ़िया खबर है, ये तो बहुत जल्दी हो गया। मैं भी जल्द ही यहाँ से निकलने वाली हूँ। जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा लेवल तेजी से बढ़ाने में मदद करूंगी ताकि हम डेमन किंगडम को तहस नहस कर सकें। उत्सुकता से भरकर मैंने अगला सवाल टाइप किया, तो तुम्हारी हीरो की टीम में कौन कौन है? कोई प्यारी कैट गर्ल है क्या? एक फोटो खींच कर दिखाओ। लेकिन वो फोटो लेने में मुश्किल होने के बहाने बनाता रहा। मैंने मुंह बनाया और मेरी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। तुम कहते हो कि तुम व्यस्त हो, पर एक फोटो भी नहीं भेज सकते? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मुझे भी काम करना है। उसने तुरंत पूछा, तुम किस काम में व्यस्त हो? मेरी उंगलियां फिसल गईं और मैंने टाइप किया, डेमन किंग के लिए रूबिक्स क्यूब सुलझाने में व्यस्त हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने जल्दी से रिकॉल दबाकर उसे बदल दिया, एक हाई लेवल जादुई सील तोड़ने में व्यस्त हूँ। खैर, मैं इस जेल से निकलने ही वाली हूँ। निकलते ही सीधे तुम्हारे पास उड़कर आऊंगी। बस मेरा इंतजार करना ब्रो। उसने छोटा सा जवाब दिया, ठीक है। चैट खत्म करने के बाद मैंने गहरी सांस ली। मेरी नजर सिर्फ रूबिक्स क्यूब पर थी, जो अब AR निर्देशों के अनुसार ठीक हो चुका था, बल्कि उसके 6 ठोस रंगों वाले चेहरों से निकल रही हल्की चमक पर भी थी। मेरे चेहरे के भाव नरम पड़ गए। मैं घूमी, चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान लाई और क्यूब को ऊपर उठाए हुए एस्मोडियस की ओर दौड़ी। मिशन पूरा हो गया था। हे डेमन किंग, मैंने कर दिखाया। देखो देखो, क्या ये कमाल का नहीं है? मैं उत्साह दिखाते हुए उनकी ओर उछल कर बढ़ी, जैसे कि मैं तारीफ पाने के लिए बहुत बेताब हूँ। इतना अच्छा अभिनय कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आधे रास्ते में ही मैं अचानक रुक गई। मैंने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने ही गुलाबी गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। कड़क थप्पड़ की तीखी और गूंजती आवाज उस शांत कमरे में फैल गई और उस जोरदार प्रहार से
मेरा चेहरा झटके से एक तरफ मुड़ गया। मेरे गाल पर तेज जलन और दर्द महसूस हुआ। वहाँ पक्का एक लाल निशान पड़ गया होगा। इस बीच मैं मन ही मन खुद को कोस रही थी। धत्तेरी की डुआन, जरा शांत हो जा। तू क्या कर रही है? तुझे तो एक शानदार, ईमानदार और सबसे ताकतवर अल्फा मेल बनना है, जो दुनिया पर राज करेगा और अपना हरम बनाएगा, न कि कोई ऐसी सक्यूबस प्रेमिका जो डेमन किंग की चापलूसी करे और उनकी नजर में आने के लिए प्यारी प्यारी हरकतें करे। होश में आ, वो दुश्मन है। अचानक हुई उस जोरदार हरकत से न सिर्फ मुझे चोट लगी, बल्कि पास खड़े एस्मोडियस और हिल भी पूरी तरह हैरान रह गए। एस्मोडियस की आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर वे आगे बढ़े, अपनी पतली उंगलियों से मेरे गाल को धीरे से सहलाया और चिंता भरी नजरों से देखा। तुमने खुद को क्यों मारा? डेमन किंग की उंगलियों का ठंडा स्पर्श महसूस करते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक मच्छर था, एक मच्छर। एस्मोडियस ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और हवा में कुछ ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। फिर भी उन्होंने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। किए गए मैजिक क्यूब को देखते हुए उनकी आंखों में तारीफ का भाव आ गया। वो की औरत से यही उम्मीद है, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, उन्होंने मेरे विरोध को नजरअंदाज करते हुए प्यार से मेरे बाल सहलाए। मेरे अंदर गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। उस आदमी की हथेली चौड़ी और गर्म थी और उनके हल्के स्पर्श में मानो कोई जादू था जो मेरे सिर से लेकर पूरे शरीर में फैल गया। मुझे पूरे शरीर में एक झुनझुनी सी महसूस हुई। मेरे अंदर की शैतानी प्रवृत्ति ने मेरी आंखें सिकोड़ दी, जैसे किसी बिल्ली को सही तरीके से सहलाया जा रहा हो, और मैंने बिना सोचे समझे अपना गाल उसकी खुरदरी हथेली से रगड़ दिया। मन ही मन सोचा, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और मन ही मन चिल्लाकर खुद को जगाने की कोशिश की। एस्मोडियस का हाथ हवा में ही रुक गया। मेरे दोनों गालों पर लाल रंग के साफ थप्पड़ के निशान देखकर वो हैरान रह गया। एक और मच्छर? हाँ, यहाँ मच्छर जोड़े में आते हैं, उन्हें पूरी तरह खत्म करना पड़ता है। मैंने बिना पलक झपकाए बड़ी बड़ी आंखों से ये बेतुकी बात कही। हालांकि एस्मोडियस हैरान था, फिर भी उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसके इशारे पर हिल ने जल्दी से मैजिक क्यूब को क्रिस्टल के दरवाजे के अंदर बने एक छिपे हुए खाने में रख दिया और तुरंत ही हवा में जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। सदियों से बंद पड़े काले क्रिस्टल के विशाल दरवाजे धीरे धीरे खुले और हमारे सामने ऊपर की ओर जाती हुई एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी। उस खुले रास्ते से चमकदार सफेद रोशनी अंदर आ रही थी। चलो, एस्मोडियस ने मेरा हाथ पकड़ा और सबसे पहले सीढ़ियों पर कदम रखा। हम एक कतार में आगे बढ़े और हमारे आसपास की खामोशी डरावनी होती जा रही थी। मैंने सिर झुकाए रखा और सीधा साधा होने का नाटक किया, जबकि मेरा दिमाग तेजी से हिसाब किताब कर रहा था। सीढ़ियों के पार बाहरी दुनिया थी। वो शानदार चमक साफ तौर पर आजादी का बुलावा थी। इस शरीर में जबरदस्त लड़ने की ताकत थी, इसीलिए बाहर निकलते ही मैं भाग सकती थी। यहाँ तक कि एस्मोडियस भी मुझे नहीं पकड़ पाता। ये सोचकर मेरे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, सफेद रोशनी और भी तेज और चकाचौंध करने वाली होती गई। आखिरकार हम बाहर निकलने के रास्ते के किनारे पहुंचे। अचानक आई तेज रोशनी हमारी आंखों को चुभ रही थी, जिससे आसपास का नजारा देखने के लिए हमें अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। उसी पल मैंने गहरी सांस ली, अचानक रुकी और बेहद डर का नाटक करते हुए अपना दूधिया सफेद बायां हाथ बाईं तरफ इशारा करते हुए फैलाया। अरे वो! एस्मोडियस और सिल ने बाईं ओर देखा, जैसे वे किसी चीज से मंत्रमुग्ध हो गए हों। लेकिन अगले ही पल मैंने जोर का झटका देकर एस्मोडियस की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। मेरे सक्यूबस वाले पंख फैल गए और मेरी जादुई शक्ति जोरदार ढंग से बाहर निकली। भागने की एक बेताब इच्छा मेरे अंदर सुलग रही थी। मैं काली बिजली की एक लकीर में बदल गई और दाईं ओर खुले आसमान की तरफ तेजी से उड़ गई। हवा मेरे कानों में गूंज रही थी और नजारे तेजी से धुंधले होकर गुजर रहे थे। यही तो असली आजादी का एहसास था। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और मैं मन ही मन खुलकर हंसने लगी। आखिरकार मैं उस हवस के भूखे डेमन किंग से बच निकली थी। अब कोई समझौता नहीं और ना ही किसी के आगे झुकना। बस इंतजार करो एस्मोडियस। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं नीले आसमान को गले लगाने वाली हूँ, हवा में एक भारी जोरदार धमक सुनाई दी। मैं चीखती हुई काल ठोकरी के 8वें लेवल व्हाइट लेबिरिंथ सफेद भूल भुलैया पर नीचे गिरी। चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी में मैं जमीन पर किसी घायल सिकुड़े हुए झींगे की तरह दुबक कर बैठ गई। मेरे पंख कमजोरी से फड़फड़ा रहे थे और मेरी आंखों में अपने आप आंसू भर आए। मैंने अपने नाजुक होठों को जोर से काटा ताकि निराशा और तकलीफ की चीख बाहर ना निकले। मुझे पता था कि मैं कितनी दयनीय लग रही हूँ। ऐसा नजारा जिसे देखकर किसी भी पुरुष जीव के मन में रक्षा करने की भावना जाग उठे। यहाँ दीवार क्यों है? मैंने अपनी आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाईं और पूरी तरह हैरान रह गई। वहां न तो नीला आसमान था और न ही कोई घास का मैदान। मेरे सामने बस विशाल चमकती हुई सफेद दीवारें फैली हुई थी। वह जगह कई मीटर ऊंची थी और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भरी हुई थी, जिससे ऐसा भ्रम होता था कि मैं खुले आसमान में उड़ सकती हूँ।
जोश में आकर मैं सीधे एक अदृश्य रुकावट बैरियर से जा टकराई। मैं अभी भी उस भूल भुलैया में फंसी हुई थी। मेरा सारा संयम टूट गया। तभी ठंडी हवा का एक झोंका तेजी से गुजरा। गुस्से से चेहरा तमतमाया हुआ एस्मोडियस तुरंत मेरे पास उतरा। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन मुझे इतनी बुरी हालत में सिकुड़ा हुआ देखकर उसकी आंखों का गुस्सा तुरंत चिंता में बदल गया। एस्मोडियस ने मुझे झटके से उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने न केवल मेरे माथे को धीरे से सहलाया, जो चोट लगने से लाल हो गया था, बल्कि मेरे बिखरे हुए बर्फ जैसे सफेद बालों को भी ठीक किया। सिसकते हुए मैंने दुख और आंसुओं से भरी आवाज में पूछा, ये अभी भी भूल भुलैया है? क्या हम बाहर नहीं निकल आए थे? एस्मोडियस ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। ये एबिस लेबिरिंथ का सबसे निचला हिस्सा है। 9वें लेवल की सील तोड़ने पर आप स्वाभाविक रूप से 8वें लेवल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। उसकी बातें मुझ पर बिजली की तरह गिरी। मेरी नजर धुंधली हो गई और मुझे लगा कि मेरे बचने की सारी उम्मीद खत्म हो गई। पहले भागने की जल्दबाजी में मैं पूरी तरह भूल गई थी कि अभी तक 8 लेवल बाकी थे। ये रूसी नेस्टिंग डॉल्स के सेट जैसा था। क्या मेरी किस्मत में हमेशा के लिए इस मासूम लेकिन अजीब हरकतें करने वाले आदमी के साथ फंसे रहना लिखा था? निराशा और गुस्से का मिला जुला एहसास मेरे अंदर उमड़ पड़ा और मैंने जोर से अपना होठ काट लिया। ठीक जब मैं मन ही मन चीख रही थी, एस्मोडियस की हरकतें अचानक रुक गईं और उसकी नजरें तीखी हो गईं। 1 मिनट रुको। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुझे तीखी नजरों से घूरा। तुम अभी भागने के बारे में तो नहीं सोच रही थी ना? मेरा शरीर एकदम अकड़ गया। मुझे तो वही दिल का दौरा पड़ने वाला था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने घबराहट में अपने हाथ हिलाए, जल्दी से अपनी गुस्से वाली आंखें प्यारी सी अर्धचंद्राकार शक्ल दी और जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान बनाई। मैं तो बाहर आने के लिए बहुत उत्साहित थी। मैं आपके लिए आगे का रास्ता देखना चाहती थी, लॉर्ड डेमन किंग। एस्मोडियस ऐसी बकवास पर कैसे यकीन कर सकता था? उसने मेरे मुलायम गालों को दबाया, इतना जोर लगाया कि मेरे गुलाबी होठ बाहर की तरफ मुड़ गए। क्या रास्ता देखने के लिए इतनी तेजी से उड़ना जरूरी था? और तुमने जाने से पहले जानबूझकर वू का ध्यान भटकाया। साफ है कि तुम भागने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, रीढ़ की हड्डी में एक कंपकपी छुड़ा देने वाली ठंडक दौड़ गई। मेरे पैर कांपने लगे और विरोध करने की बची खुची हिम्मत भी पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन एस्मोडियस ने एक न सुनी। इसके बजाय उसने अपना सुंदर चेहरा मेरे और करीब ले आया। वू द्वारा बुलाए गए एक सेवक और उसकी मंगेतर के तौर पर तुमने असल में अपने मालिक को धोखा देने की हिम्मत की। उसकी आवाज एकदम ठंडी हो गई। वुजुड़ी को धोखे से ज्यादा नफरत किसी चीज से नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि मुझे कड़ी सजा मिलने वाली है। डेमन किंग को, जो अब बस कुछ ही इंच दूर था, देखकर मैं बुरी तरह कांपने लगी, जैसे कोई छोटा जानवर अपने शिकार के सामने हो। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मैं अभी मरना नहीं चाहती थी। हिम्मत जुटाकर मैं पंजों के बल खड़ी हो गई, एस्मोडियस की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाली और उसके होठों पर जोरदार किस किया। ये हरकत इतनी अचानक थी कि वह बेरहम और पक्का इरादा रखने वाला डेमन किन भी चौंक गया। जैसे ही हमारे होठ मिले, मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। बधाई हो, आपने फॉरबिडन किस अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। इनाम 500 सिस्टम कॉइन्स। लेकिन मेरे पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। मैं बस उस किस का इस्तेमाल डेमन किंग के शक को दूर करने के लिए कर रही थी। 10 लंबे सेकंड्स के बाद मैंने आखिरकार उसे छोड़ा। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और मैंने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। यकीनन अब तो आप मुझ पर यकीन करते होंगे। मैं तो आपके बच्चे पैदा करने को भी तैयार हूँ, मेरे मालिक। तो फिर मैं भला क्यों भागूंगी? मेरी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, जिसमें शर्म और नाराजगी का मिला जुला भाव था, जिसे मैं खुद भी महसूस कर सकती थी।